हम कुछ युवा प्राध्यापकों से संवाद कर रहे हैं जो अपने अपने क्षेत्र में लंबे समय से शोध अनुसंधान के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विज्ञान के प्राध्यापक जो कहीं न कहीं साहित्य के साथ भी गहराई से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर संतोष कुमार चारण जयपुर से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ समाजशास्त्री डॉक्टर ज्योति सिडाना कोटा से जुड़ रही हैं और मीडिया शिक्षक तुलिका बेंगलोर से जुड़ रही है। इनका विस्तृत परिचय जब मैं इनको आमंत्रित करूंगा अपनी बात करने के लिए उस समय दूंगा। आप सभी को विदित है, क्योंकि लंबे समय से हमारी ये श्रृंखला चल रही है, 2020 की गांधी जयंती के दिन हमने एक संकल्प लिया कि कोविड ने जो एक नया विकल्प हमको दिया है उसका उपयोग करते हुए क्यों नहीं हम, जब देश दुनिया में पूर्णबंदी हो रही थी, लॉकडाउन हो रहा था, तो कहीं विचार विमर्श की इस परंपरा को हम गूगल मीट के माध्यम से जारी रख सकें। यही सोचकर कम्युनिकेशन टुडे, जो अपने प्रकाशन के 26 वर्ष पूरे कर चुकी है, मीडिया से जुड़े हुए विषयों पर हमारी एक छोटी सी कोशिश है, एक विनम्र प्रयास है कि शोध अनुसंधान की उस प्रवृत्ति को कहीं हम आगे बढ़ा सकें, देश के युवा मीडिया शोधार्थियों, शिक्षकों को इसके माध्यम से एक मंच उपलब्ध करा सकें। इसी कम्युनिकेशन टुडे के मंच पर हमने वेबिनार की श्रृंखला शुरू की और आज इस कड़ी की 81वीं वेबिनार है। अपने आप में एक रोमांच की अनुभूति होती है जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं। तो आज बैठे बैठे मैंने सोचा कि जरा ये गिनने की कोशिश करूं कि अब तक कितने लोगों को बुला चुके हैं, कितने विशेषज्ञ अलग अलग क्षेत्रों के जो विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों का अध्यापन कार्य कर रहे हैं, वो तो हमारे साथ जुड़े ही हैं। इसके अलावा भी प्रशासन से जुड़े हुए मित्र हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, मीडिया में भी प्रिंट के हैं, रेडियो के हैं, टीवी के हैं, डिजिटल मीडिया के हैं, साइबर एक्सपर्ट्स हैं, अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं। अब तक इन 81 वेबिनार में हमने 225 विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है और लगभग 22 राज्यों के विशेषज्ञ हमारे इस मंच पर आ चुके हैं और 64 शहर और 5 देश में भारत भी इंक्लूड है, इसके अलावा अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, वहां से जुड़े हुए मीडिया प्रोफेशनल्स और मीडिया टीचर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अपने आप में एक रोमांच की अनुभूति होती है कि हमारी ये यात्रा निरंतर चल रही है और आप सभी का सहयोग, स्नेह हमें मिल रहा है। हमारे साथ राजेंद्र भानावत जी जुड़ चुके हैं, जो प्रशासनिक सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं और समय समय पर उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं हमें मिलती रही हैं हमारे इन अकादमिक मंचों पर। नमस्कार संदीप जी। हाँ साहब, नमस्कार। तो डिजिटल जो वर्ल्ड है, जो आभासी संसार है, इससे हम सब किसी न किसी रूप में जूझ रहे हैं। मुझे कई बार लगता है कि जब नई तकनीक आती है, अपने साथ नए खतरे भी लेकर के आती है। जब पहली बार प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ था, तब भी देश दुनिया में हाय तौबा मच गया था कि कैसे एक वर्ग विशेष के अतिरिक्त लोग पढ़ने की ओर आगे प्रवृत्त हो सकते हैं। फिल्म आई थी, तब भी कहीं ना कहीं इस तरह की चर्चाएं होती थी और प्रारंभिक फिल्मों में महिलाओं के चरित्रों का अभिनय भी पुरुष पात्र किया करते थे। रेडियो आया, उस समय भी इस पर बहस हुई और टेलीविजन के समय तो खूब बहस होती थी कि हमारी देश की संस्कृति या युवाओं की अभिरुचियां भ्रष्ट हो जाएंगी। और एफएम को लेकर के फिर बहस होती थी। मुझे लगता है संतोष जी डिबेटर रहे हैं, उन्होंने भी इन विषयों पर संवाद किया होगा। हमने भी हमारे विद्यार्थी जीवन में इन विषयों पर खूब चर्चाएं की है और जब विश्वविद्यालय में आ गए तो इन विषयों पर डिबेट्स करवाई है। एफएम ने किस तरह से भाषा को भ्रष्ट किया है या विकृतियां आ गई हैं। और अब एक फिर नई तकनीक आई है जिसको हम आभासी या जो कहेंगे कंप्यूटर जनित जो टेक्नोलॉजी है, जिस पर विभिन्न तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके माध्यम से हम संवाद करते हैं, अपने चित्र शेयर करते हैं, अपने मैसेजेस देते हैं, वीडियो शेयर करते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, न जाने हम शायद कल्पना नहीं कर सकते जिन क्षेत्रों में इसका कहीं न कहीं उपयोग हो रहा है। एक क्लिक पर आज हजारों पृष्ठ हमारे सामने खुल जाते हैं। इसी के साथ कहीं स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां हैं, कहीं मनोवैज्ञानिक चुनौतियां हैं। आए दिन अखबारों में छप रहा है कृत्रिम बौद्धिकता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को लेकर के कि किस तरह अब तो अखबार में एडिटोरियल जो है वो रोबोट लिखने लग गए हैं। अब तो
इस तरह के रोबोट के रूप में एंकर्स हमारे बीच में आने लग गए हैं। चैट जीपीटी ने हमारी पूरी दुनिया को बदल दिया है। कहीं रोजगार को प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है तो कहीं नए रोजगार के सृजन की बात की जा रही है। तो दोनों तरह की डिबेट हमारे बीच में चल रही है। तो हमें लगा क्यों नहीं इस मंच पर हम 3 अलग अलग क्षेत्रों के जो युवा हैं, क्योंकि भविष्य में वो एक पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं, भविष्य कहीं ना कहीं भविष्य को वो संभावनाओं को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। तो किस तरह से उस नई पीढ़ी का, क्योंकि शिक्षण से जुड़े हुए हैं, उसको हम, क्योंकि हम लोग अब मीडिया लिटरेसी की बात करने लगे हैं, जो हमारे मीडिया के पाठ्यक्रम हैं, मीडिया के ही क्यों बल्कि जो दूसरे विषयों के पाठ्यक्रम हैं उनमें भी कहीं मीडिया लिटरेसी की बात की जाने लगी है। मीडिया लिटरेसी इन माध्यमों पर, इन प्लेटफॉर्म्स पर जो संदेश दिए जा रहे हैं उसके मर्म को हम समझ सकें, वो किस उद्देश्य से, किस पृष्ठभूमि से दिए जा रहे हैं उसको हम समझ सकें। बिना बात ही इन सबको फॉरवर्ड करने की प्रवृत्ति पर हम कैसे अंकुश लगाए जा सकें। आज जो हमारे अनेक जो संगठन हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने कुछ इस तरह की अभियान चलाए हैं कि हम डिजिटल फास्टिंग की प्रेरणा दें। एक दौर था जब लोग उपवास करते थे, अभी भी करते हैं, व्रत करते हैं अलग अलग मान्यताओं को लेकर के। आज उन व्रतों के साथ साथ डिजिटल फास्टिंग की बात की जा रही है ताकि कहीं हम समय अपने आप के लिए दे सकें। आज जिन संकटों या चुनौतियों का हम सामना करते हैं इस तकनीक का उपयोग करते हुए, कल वो तकनीक उसका समाधान हमारे सामने खोज देती है। तो आने वाले दौर में जिस तरह से आज से लगभग 300 साल पहले औद्योगिक क्रांति हुई, फिर कभी हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, कभी अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो हम आज डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो डिजिटलीकरण के इस दौर में उन संभावनाओं, चुनौतियों को हम किस रूप में देखते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर संतोष कुमार चारण को, जो राजस्थान विश्वविद्यालय में प्राणी शास्त्र विभाग में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। अध्यापन का आपका लंबा अनुभव है, शोध अनुसंधान का आपका लंबा अनुभव रहा है। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय में ज्वाइन करने के पहले देश के अनेक प्रमुख संस्थानों के अंदर काम किया। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अध्यापन कार्य किया। इसके अतिरिक्त आप ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज जोधपुर, वहां पर भी मेडिकल एंटोमोलॉजिस्ट के रूप में काम कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त जोधपुर का एक प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट है आफरी, उसमें भी आपने एक रिसर्च फेलो के रूप में काम किया। तो कहने का मतलब यह है कि अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों से आप किसी भी प्रकार से जुड़े रहे, और आपका जो मुख्य एरिया है वो है बी बायोडाइवर्सिटी और बी पॉलिनेशन। इसमें आपने देश में आप जाने जाते रहे हैं और देश के अनेक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में आपको इन विषयों पर संवाद करने के लिए, व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाता रहा है। आपने विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य के साथ साथ शोध अनुसंधान को भी एक तरह से प्रोत्साहित किया है, और आपके निर्देशन में अब तक 1 विद्यार्थी ने शोध कार्य कर लिया है और 6 विद्यार्थी शोध कार्य कर रहे हैं। देश के अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो जर्नल्स हैं उनमें आपके 20 से अधिक जो शोध पत्र हैं वो प्रकाशित हो चुके हैं। इसके साथ साथ आपकी साहित्य की विभिन्न विधाओं में गहरी रुचि रही है। हमारे विश्वविद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं इनकी कविताओं को अक्सर पढ़ता रहा हूँ। तभी से मेरे मन में था कि कभी न कभी इस मंच पर उनको आमंत्रित करें। तो इसके पीछे मेरी दूरदृष्टि रही है कि एक विज्ञान का विद्यार्थी इस वैज्ञानिक चमत्कार को किस रूप में देखता है, और चूंकि आपके पास एक कवि हृदय भी है, साहित्य के उस मर्म को भी आपने देखा समझा है, तो आप कहीं न कहीं उन मनोभावों को भी देखते महसूस करते हैं। तो किस प्रकार से एक साहित्य और विज्ञान का विद्यार्थी इन विषयों को देखता है। अपने विद्यार्थी जीवन में एक डिबेटर के रूप में आपने पहचान बनाई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में युवा महोत्सव में श्रेष्ठ वक्ता के रूप में स्वर्ण पदक से आपको सम्मानित किया गया। बिरला सभागार में आयोजित एक समारोह में बेस्ट टीचर अवार्ड 2016 आपको दिया गया। अनेक साहित्यिक संस्थाओं ने आपको सम्मानित किया साहित्य संवर्धन के लिए। जोधपुर यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय गौरव के रूप में आप सम्मानित हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आप मंचीय कवि के रूप में भी स्थापित हैं, और देश के अनेक प्रमुख जो हमारे यहाँ गीतकार हैं उनके साथ आपको मंच साझा करने का मौका मिला। इसमें राहत इंदौरी, हरिओम पवार, शैलेश लोढ़ा, संपत सरल, अशोक चारण, अरुण जैमिनी, मुनव्वर राणा आदि अनेक बड़े बड़े नाम हैं जिनके साथ आपने एक कवि के रूप में मंच शेयर किया है। आपकी विज्ञान से जुड़ी हुई, साहित्य से जुड़ी हुई लगभग 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। क्यूरेटिव टीचिंग इन साइंस, साहित्य कुंदन और काव्य कलरव, और इसके अलावा रीसेंट एडवांसमेंट्स इन इंसेक्ट टेक्नोमी, ये एक संपादित पुस्तक है। तो इस प्रकार ने आपने विज्ञान और साहित्य से जुड़े हुए विषयों पर भी
आप निरंतर लेखन कार्य कर रहे हैं, तो एक साहित्यिक पृष्ठभूमि के साथ साथ साहित्यकार और एक वैज्ञानिक के रूप में आप इस विषय को किस रूप में देखते हैं, मैं आमंत्रित करता हूं भाई डॉक्टर संतोष कुमार चारण को अपनी बात कहने के लिए। डॉक्टर चारण। बहुत बहुत आभार आदरणीय प्रोफेसर संजीव हनावत जी सर। आपको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि बस सुनते ही चले जाएं और कुछ भी बोलने का मन नहीं करता है, लेकिन आपकी इच्छा ही अब आदेश है हमारे लिए, तो मैं इस विषय के ऊपर अपने विचार रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर जितने भी लोग जो मेरे से जुड़े हुए हैं ज्ञान और गरिमा से अभिमंडित, उनसे ये कहना चाहूंगा कि प्रोफेसर संजीव हनावत जी हमारे विश्वविद्यालय के सबसे युवा शिक्षक हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं और इनसे हम भी ऊर्जा प्राप्त करते रहते हैं। It's an honor and dignity, sir, to that I become a part of this webinar, and thank you so much for giving me this opportunity to interact with all the dignitaries of this webinar. So, as you know, that the topic of this webinar is the emerging virtual society in digital world and opportunity or challenges. और आपने जिस खूबसूरत ढंग से सर मेरे को इंट्रोड्यूस किया उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और जैसा कि आपने कहा, मैं वहीं से बात को आगे उठाता हूं। आपने ये कहा कि एक साहित्यिक रुचि भी मैं रखता हूं और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी मैं रखता हूं। मैं विज्ञान का शिक्षक हूं, लेकिन मेरा हृदय साहित्य के लिए सदैव जो है स्पंदित होता रहता है। और वैसे मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि विज्ञान और जो साहित्य है उसके अंदर ज्यादा अंतर नहीं है, एक कवि और वैज्ञानिक में ज्यादा अंतर नहीं है। देखिए, एक तरफ मिर्जा गालिब साहब कहते हैं कि न था कुछ तो खुदा था, और कुछ ना होता तो खुदा होता, और डुबोया मुझको होने में, न होता मैं तो क्या होता, और हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता, हुआ जब गम से यूं बेहिस तो गम क्या सर के कटने का, न होता गर जुदा तन से तो जानू पर धरा होता, न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने में, न होता मैं तो क्या होता। दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर जो इस दुनिया के सबसे बड़े जीनियस माइंड हैं, जिसे हम एल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से जानते हैं, वो ये सोचा करते थे, इफ I would have been a beam of light, if I can travel with the velocity of the light, if I can be a photon, and if I am traveling on the photon and then I trigger a torch, then is that the velocity of the light will be increased to 3 into 10 to the power per meter per 3 into 10 to the power 8 meter per second. And suddenly he found that the velocity of light is a constant, and to get that situation the time is dilated and the space is contracted. तो उसने ये अवधारणा दी कि समय जो है वो सब जगह अलग अलग होता है। कहने का मतलब ये है कि एक यात्रा भीतर की है, एक यात्रा बाहर की है, और दोनों की यात्रा समान है। और कवि होना एक सौभाग्य की बात है। किसी ने कहा है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। अरे, मानव होना तो सिर्फ भाग्य है, पर कवि होना सौभाग्य। लेकिन ये वैज्ञानिकता और ये कविता कैसे आज का जो हमारा विषय है उससे हमको जोड़ती है, इसके ऊपर ही मैं आना चाहूंगा। एक कविता से आपको जोड़ता हूं और बताता हूं कि क्यों वो जो इस संदर्भ में जो है जो भी मैंने अब तक कहा है वो किस तरह से प्रासंगिक है। सुनिए कि मैं अकेला हूं, बहुत अकेला, नितांत अकेला। कुछ दोस्त हैं जिनके साथ मैं हंस बोल सकता हूं, पर कोई नहीं जिसके साथ मैं रो सकूं। मैं अकेला हूं, नितांत अकेला। कुछ दोस्त हैं जिनके साथ मैं हंस बोल सकता हूं, पर कोई नहीं जिसके साथ मैं रो सकूं। यूं मेरे बहुत से दोस्त हैं, पर वो दिखते नहीं हैं। उनकी तस्वीरें दिखती हैं, उनके वीडियोस दिखते हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, और मैं इसी झूठी उम्मीद के सहारे जिंदा हूं कि वो सब मेरे साथ हैं। नहीं नहीं, आप गलत मत समझिएगा। घर बार है मेरा, माता पिता है मेरे, बीवी बच्चे हैं मेरे, भाई बहन है मेरे, पर पिताजी को उनकी जिम्मेदारियां खा गई, माताजी को उनकी बीमारी खा गई, पत्नी को उसकी नौकरी खा गई, बच्चों को उसकी पढ़ाई खा गई, और मैं अकेला हूँ, नितांत अकेला। हाँ, कुछ दोस्त हैं जिनके साथ मैं हंस बोल सकता हूँ, पर कोई नहीं जिसके साथ मैं रो सकूं। यूं मेरे बहुत से दोस्त हैं, पर वो दिखते नहीं हैं। उनकी तस्वीरें दिखती है फेसबुक और व्हाट्सएप पे, और मैं इसी झूठी उम्मीद के सहारे जिंदा हूं कि वो सब मेरे साथ हैं। आप इस कविता से ये जरूर समझे होंगे कि हम एक आभासी दुनिया में रहते हैं जहां हमें लगता है कि सब हमारे साथ हैं। मैं एक और अपनी एक गजल से आपको जोड़ता हूं कि कहने को संगी साथी हैं, कहने को संगी साथी हैं, पर जीवन कितना एकाकी है। तेरी मेरी बात नहीं है, तन से मन भी एकाकी है। आना तन्हा, जाना तन्हा, जीवन मृत्यु एकाकी है। और इन शहरों की सच्चाई ये है, सब भीड़ में है पर एकाकी है। और सबसे बोला तो सारे, सबसे पूछा तो सारे बोले, हम एकाकी हैं, हम एकाकी हैं। ऐसा लगता है, ऐसा आभास होता है इस वर्चुअल दुनिया में रहकर
कि सभी हमारे साथ हैं, लेकिन हम जितना इस आभासी दुनिया से हम अपने जीवन को भरने की कोशिश करते हैं, हम पाते हैं कि हम उतना ही समाज से अकेले और नितांत अकेले और टूट रहे हैं। मुझे एक कहानी बड़ी प्रीतिकर लगती है। कहानी स्वामी राम तीर्थ ने अक्सर कहा करते थे। स्वामी राम तीर्थ वही हैं जिनका नाम तीर्थ राम था, और जो मैथ्स में इतने इंटेलिजेंट थे कि जब क्वेश्चन ये आता था कि आंसर एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 10, तो वो अपनी कॉपी में ये लिखा करते थे कि निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों में से किन्हीं 5 को जांच लीजिए। वो ये नहीं लिखते थे कि 10 में से 5 कीजिए, वो लिखते थे 10 में से 5 कोई जांच लीजिए। बाद में वो लाहौर के अंदर प्रोफेसर भी बने। वो एक बहुत अच्छी कहानी कहा करते थे जो आज के इस विषय के ऊपर बिल्कुल जुड़ती है। तो वो कहा करते थे कि एक प्रेमी था जो व्यापार करने विदेश गया, उसकी प्रेमिका भारत में रह गई। महीने बीते, साल बीतने को आया, घड़ियां बीतती चली गई, कोई जवाब प्रेमी की तरफ से नहीं आया। तो प्रेमिका एक दिन ढूंढते ढूंढते, प्रेमी का घर ढूंढते ढूंढते उस तक पहुंची गई। देखा कि दरवाजा खुला है, और वहां जब वो गई तो उसने देखा कि प्रेमी जो है एक पत्र लिख रहा है। प्रेमिका उसके पास बैठी और देखा कि बड़ा ध्यान और गंभीर होकर, उसको ना कोई समय का पता था, ना कोई और किसी चीज का होश था। दरवाजा खुला पड़ा था, कब प्रेमिका आई उसको पता ही नहीं चला। प्रेमिका आकर बैठ गई, उसने पत्र की तरफ ध्यान दिया तो वो हैरान रह गई कि पत्र उसी के लिए लिखा जा रहा था, और प्रेमी जो है वो अहोभाव से भरा हुआ था, और आंसू जो है उसकी नैनों से झरझर गिर रहे थे। और वो लिख रहा था कि मुझे माफ करो, मुझे 1 साल का समय लग गया, मैंने तुम्हें याद नहीं कर पाया, तुम्हें पत्र नहीं लिख पाया, पर तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, तुम ही मेरा जीवन हो। और रोए जा रहा है और आंसू बहाए जा रहा है। 1 घंटे बाद में जब उसने वो पत्र लिखा और समाप्त किया, और सामने जब उसकी नजर गई तो वो हैरान रह गया कि उसकी प्रेमिका तो उसकी आंखों के सामने ही थी। कितनी अजीब बात है। इसी तरीके से परमात्मा हमारे पास ही है, पर हम परमात्मा को ढूंढते रहते हैं। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि मोहे कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना व्रत उपवास में। और ईश्वर की बात तो छोड़िए, ये मनुष्य जो है, ये मनुष्य जाति जो है, जो हमारे आसपास है, उन्हें भी हम नहीं ढूंढ पाते। एक वर्चुअल और आभासी दुनिया में हम रहते हैं, और हमें लगता है कि हम सबसे जुड़े हुए हैं। और जो बंदे हमारे पास हैं, चाहे वो हमारे माता पिता हों, चाहे वो हमारे भाई बहन हों, चाहे वो हमारे सगे संबंधी हों, उन्हें हम नजरअंदाज कहते हैं। तो ये जो स्थिति है ये बड़ी दुखदाई है, और ये इस वर्चुअल जो दुनिया है उसका दोष है। एक कविता से मैं आपको और जोड़ता हूँ कि विनाशक हो गए इंसान, ये दुनिया डूब जाएगी। विनाशक हो गए इंसान, ये दुनिया डूब जाएगी। ये हथियारों की पैदाइश कभी तो गुल खिलाएगी, और ये व्हाट्सएप और फेसबुक एक दिन हमें बर्बाद कर देंगे। और जिताएगी ये दुनिया को तो मोहब्बत ही जिताएगी। और मोहब्बत करने के लिए हमें कोई व्यक्ति चाहिए, हमें कोई चाहिए जिसके हाथों में हाथ रखकर हम ये कह सकें कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे पास हैं। अगर इसी तरह से एक छद्म दुनिया में हम जीते रहे, हालांकि यह भी मानना पड़ेगा कि इसी वर्चुअल दुनिया ने, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो मशीनरी का क्षेत्र हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री हो, चाहे वो साइंस की इंडस्ट्री हो, जैसे अभी अभी संजीव सर ने, भानावत सर ने, प्रोफेसर भानावत सर ने कहा कि कैसे चैट जीपीटी वगैरह जो नई वर्चुअल रियलिटी आई है, जिसके अंदर आप कुछ भी लिखिए। जैसे मैं एक रिसर्च करता हूं, अगर आपके पास कुछ भी डेटा है, यू कैन आस्क फ्रॉम दैट सॉफ्टवेयर कि इसके ऊपर मैं क्या एब्स्ट्रैक्ट लिख सकता हूं, इसका क्या टॉपिक हो सकता है, इसके लिए क्या इंट्रोडक्शन हो सकता है, इसके लिए क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है, इसके लिए क्या रिजल्ट आ सकता है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी इसके जो दोष हैं, इसकी जो चुनौतियां हैं, क्योंकि ये हमें समाज से काट देता है, और समाज से कटा हुआ व्यक्ति एक कटे पतंग की तरह अपने अतीत से भी कट जाता है और पूछता है कि मेरी पहचान क्या है। और फिर ऐसे ही व्यक्ति, चाहे आप देखें कि ये जो हमारे छात्र हैं, इनके अंदर जरा भी संयम नहीं है। आप देखिए, पुराना जमाना था, मुझे याद है कि जब मेरा बचपन था, लोगों के अंदर, लोगों का जीवन बड़ा सरल और सादा हुआ करता था। एक तरह की शांति उनके मन में थी, जिसको हम कहते हैं पीस ऑफ माइंड। और आज का बच्चा, उसके क्षण प्रतिक्षण उसके 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 मोबाइल के अंदर जो है रिंगटोन आती रहती है, व्हाट्सएप का मैसेज आता रहता है, इंस्टाग्राम के ऊपर मोबाइल के अंदर नोटिफिकेशन फ्लैश होता रहता है। उसका चित्त कहीं खो गया है, उसके मन की शांति कहीं खो गई है। और वंस द पीस इज लॉस्ट, आई थिंक एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो मेरा यह मानना है कि अगर तकनीक का बेहतर उपयोग करें तो ये तकनीक हमारे लिए वरदान भी साबित हो सकती है। लेकिन अगर हमने तकनीक का सही ढंग से उपयोग नहीं किया तो ये हमारे लिए जो है अभिशाप भी हो सकती है। कुछ बातें अगर मैं, सर अगर मेरा समय कितना है अगर आप मुझे बताएं। आप 5-7 मिनट और ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, तो जिस तरीके से ये व्यक्ति जो है एक वर्चुअल दुनिया के अंदर जीता है और समाज से कटता है, और उसके बाद में उसके अंदर एक अराजकता आती है, उसके अंदर एक
बेचैनी आती है। आप देखिए इतने किस्से हमें सुनने को मिलते हैं जहां एक छात्र जो है वो विभिन्न तरह के खेल जिसे हम कहते हैं कि सोशल मीडिया के अंदर जो गेम्स होते हैं और उन गेम्स के माध्यम से उसकी लत इतनी लग जाती है कि वो बड़े से बड़े क्राइम भी जो है, हीनियस क्राइम जो होते हैं वो भी करने के लिए तत्पर रहता है। कई बार तो अपनी ही माताजी और पिताजी को मार देता है। तो इस तरीके से ये जो स्थिति है वो बड़ी ही दुखदाई है। और मैंने कविता लिखी है, मैं फिर से आपको जोड़ना चाहता हूँ कि असली पहचान तो हमारी, बिकॉज आई एम ऑल्सो जूलॉजिस्ट, सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज अ इम्प्रिंटिंग। तो इम्प्रिंटिंग एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर जीवन के कुछ ऐसे क्षण होते हैं, जीवन की कुछ ऐसी स्थितियां होती है जिसके अंदर अगर हमने वो उस व्यवहार को सीख लिया तब तो सीख लिया, अन्यथा हम जीवन भर उसको नहीं सीख पाते। मान लीजिए एक बच्चा जो सामाजिक है, जो अपने चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी के साथ रहता है और वर्चुअल दुनिया से हटकर एक परिवार के अंदर जीवन बिताता है, तो वह व्यक्ति जहां कहीं भी जाएगा मुखर रहेगा। लेकिन एक व्यक्ति वर्चुअल, एक छोटा सा बच्चा अगर वर्चुअल दुनिया में रहता है, जो कि हम देखते हैं आजकल के बच्चों को, हम कितना शहर होके मोबाइल दे देते हैं, टैब दे देते हैं, कंप्यूटर से उनको जोड़ देते हैं और सोचते हैं कि वो सारी दुनिया से जुड़ गया है, दरअसल वो अपनों से भी कट गया है। तो होता यह है कि बाद में जब वो बच्चा बड़ा होता है और उसको ये मौका मिलता है कि वो समाज से जुड़े, तो भी नहीं जुड़ पाता, क्योंकि अब उसके अंदर इम्प्रिंटिंग हो चुकी है, उसके जीन और उसके ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो हार्ड वायर्ड हो चुके हैं। अब वह चाहकर भी सामाजिक नहीं हो पाता। और जैसे ही हम मनुष्यता की बात करते हैं, पहली जो लाइन हम बोलते हैं वो कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और ये जो वर्चुअल दुनिया है ये एक तरीका है, एक माध्यम है व्यक्ति को समाज से अलग करने का, व्यक्ति को समाज से काटने का। हम तो सिर्फ एक उम्मीद कर सकते हैं कि इस तकनीक का सदुपयोग किया जाएगा और मनुष्य को मनुष्य जोड़ने की एक भूमिका अदा करेगा। अंत में एक कविता मैं बोलता हूं और उसके बाद मैं आप सबसे विदा लूंगा कि व्यर्थ के विभेद में और व्यर्थ के विरोध में, व्यर्थ के विग्रह में और व्यर्थ के द्वेष में, व्यर्थ के व्हाट्सएप और व्यर्थ के फेसबुक में, अरे जीवन के कितने बरस गुजर गए और कितने रहे शेष में। नैतिकता से हमने नाता तोड़ दिया, सच्चाई का हमने सर फोड़ दिया, अर्थ से हमने मुंह मोड़ दिया और अनर्थ से हमने खुद को जोड़ दिया। हमारी नैतिकता के मुंह पे छाए अनैतिकता के केश हैं। हम सभी की मानवता मर रही है, हम सभी मानव के अवशेष हैं, हम सभी मानव के अवशेष हैं। आपने इतने ध्यान और प्यार और अनुराग से मुझे सुना। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं और अंत में वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, प्रोफेसर संजीव भानावत सर, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद ऑल द डिग्निटरीज। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद डॉक्टर चारण। आपने अपनी कविताओं और छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, लघु कथाओं के माध्यम से आज के इस परिवेश से उत्पन्न उन चुनौतियों की ओर संकेत किया कि किस प्रकार से इस पूरी भीड़ में हम कहीं न कहीं अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और शायद यही अकेलापन विशेषकर उस नई पीढ़ी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है कि आने वाले समय में, क्योंकि कोविड ने हमें इस डिजिटल वर्ल्ड की ओर जोड़ा, बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रेरित किया। सोशल डिस्टेंसिंग के दौर में शायद इसी डिजिटल टेक्नोलॉजी ने कहीं हमारे आत्मविश्वास को बनाया भी था, हमारी उस निरंतरता को। लेकिन आप देखिए कि उस दौर में, जब उससे पहले, कोविड से पहले, स्कूल और यूनिवर्सिटीज में मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित था। उस समय किसी ने कल्पना नहीं की थी कि मोबाइल में ही स्कूल और यूनिवर्सिटीज प्रवेश कर जाएंगी। और अब तो हम डिजिटल यूनिवर्सिटीज की ओर बढ़ रहे हैं। यूजीसी और हमारे जो सीईसी जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं वो मूक कोर्सेज के नाम पर हमको प्रेरित कर रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे स्क्रीन टाइम बढ़ेगा, आज ही भास्कर में वो रघु रमन ने जो अपना कॉलम लिखा है उसने भी इस बात को रेखांकित किया है कि हम बच्चों के स्क्रीन टाइम पर ध्यान दें, क्योंकि अधिक स्क्रीन टाइम किस तरह से उनको मानसिक रूप से परेशान करता है। लेकिन दूसरी ओर हमारे जीवन को कितना सहज बना दिया है। घर बैठे हम कितना काम कर लेते हैं। डिजिटल इंडिया जैसे अभियान, ये ठीक है कि गांवों की अपनी चुनौतियां हैं, वहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन किस तरह से हमें सूचना की दृष्टि से एम्पावर किया है। लेकिन इस सूचनाओं की भीड़ में फिर एक चुनौती आती है कि उस विचार कहाँ खो गया है। हमारे मस्तिष्क सूचनाओं के संग्रहालय बनते जा रहे हैं और लगातार हमारे मस्तिष्क पर सूचनाओं का आक्रमण हो रहा है, लेकिन उसमें कहीं विचार खो गया है। क्या ये सारे प्लेटफॉर्म्स उस विचार की रक्षा करने के लिए? अभी मैं पढ़ रहा था, एक कार्टून था जिसमें वो पिताजी बच्चे से पूछते हैं, बेटा स्कूल में क्या रहा आज, मेरे ब्लॉग पे पढ़ लीजिएगा, उस पर लिख दिया है मैंने। तो जब इस तरह की दौर में आ जाएंगे तो जो हमारा पारस्परिक संवाद है
उसका क्या होगा? जो वाचिक परंपरा हमारी इतने लंबे समय की रही है उसका क्या होगा? तो हम शायद सूचनाओं की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, नॉलेज सोसाइटी की दृष्टि से कहीं आगे पहुंच जाएंगे, लेकिन ये चुनौतियां, क्योंकि अब पीछे तो हम जा नहीं सकते, ये तो आएगी ही आएगी। अब हमें इसका स्वागत किस तरह से करना है, किस तरह से नई पीढ़ी को तैयार करना है, अपने आप को तैयार करना है, वो हमारे सामने चुनौती है। चलिए अब हम सुनते हैं डॉक्टर ज्योति सिडाना को, जो स्वयं एक समाजशास्त्री हैं और पिछले कई वर्षों से इन मुद्दों पर लगातार, नमस्कार ज्योति जी, लिख रही हैं और बातचीत भी कर रही हैं। और अक्सर मैं जनसत्ता अखबार में इनको पढ़ता रहा हूँ। इन विषयों पर उन्होंने बहुत विस्तार से और गंभीरता से इन विषयों को उठाया है। तो इस पूरे वेबिनार को आयोजित करने के पहले उनसे मेरी कई बार बातचीत हुई और हमें लगा कि इस विषय को अपन आगे बढ़ाते हैं। बल्कि अभी कुछ समय पहले तकनीक और समाज करके इनका एक आलेख जनसत्ता में छपा था, उसी से मुझे कहीं एक इस तरह की जिज्ञासा का भाव जागृत हुआ कि क्यों नहीं इस पर भी एक अपन वेबिनार का आयोजन किया जाए। इसी सिलसिले में हमारे इस विभाग में, सेंटर फॉर मास कम्युनिकेशन में, जब ये जयपुर में थी तब लंबे समय तक जुड़ी रही और गेस्ट फैकल्टी के रूप में कई वर्षों तक इन्होंने पढ़ाया और यहाँ के लोकल मीडिया में भी इनका एक काफी जुड़ाव रहा, संबंध रहा। दैनिक समाचार पत्रों में सामाजिक विषयों से जुड़े हुए मुद्दों पर न सिर्फ इन्होंने आलेख लिखे, क्योंकि केवल जनसत्ता में नहीं, इसके अलावा भास्कर, राजस्थान पत्रिका, वायर आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से ये छप रही हैं, लेकिन उस समय भी इनके कोर्स लेते रहे और आकाशवाणी, दूरदर्शन, इनके साथ भी आपका जुड़ाव है। वर्तमान में आप कोटा में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में अध्यापन कार्य कर रही हैं और वहाँ की मीडिया में भी आपकी एक विशेष पहचान बनी हुई है। दैनिक पत्रों के अलावा, पत्रिकाओं के अलावा आपने अनेक पुस्तकें भी लिखी है और जो पत्र पत्रिकाएं हैं, शोध पत्र पत्रिकाएं, उसमें भी आप निरंतर लिखती रही हैं। लगभग 60 से अधिक शोध पत्र आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रों में प्रकाशित हो चुके हैं। लगभग 16 चैप्टर्स अलग अलग पुस्तकों में आपके प्रकाशित हो चुके हैं। और मेरी जो सीरीज थी विभाग की, जब मैंने एक सीरीज निकाली थी पाठ्य पुस्तकें पत्रकारिता पर, लगभग 12 पुस्तकें जो हिंदी ग्रंथ अकेडमी ने प्रकाशित की थी, उसमें भी आपके विभिन्न विषयों पर, विशेषकर शोध संबंधी काफी चैप्टर्स जो हैं हमने भी लिए थे। इसके अलावा पंजाब स्कूल बोर्ड और एनसीईआरटी के जो प्रकाशन हैं, उनके साथ भी आपका सक्रिय जुड़ाव रहा। देश में अनेक सेमिनार, वर्कशॉप्स में लगभग 50 से अधिक आपने शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं और कई शोध पत्र आपके बेस्ट रिसर्च पेपर के रूप में भी पुरस्कृत हुए हैं। लगभग 270 आर्टिकल्स आपके जनसत्ता, सुबह सवेरा, टाइम्स ऑफ इंडिया, वायर, टैलेंट इंडिया, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर आदि पत्रों में प्रकाशित होते रहे हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि डीडी राजस्थान और ऑल इंडिया रेडियो और अन्य जो प्राइवेट चैनल्स हैं, इसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के रूप में आपकी नियमित सहभागिता रही है। जो आपको प्रमुख पुरस्कार मिले हैं, राजस्थान सरकार ने आपको श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में जयपुर में एक सरकारी समारोह में सम्मानित किया था। आपको सोशियोलॉजिकल राइटिंग्स के लिए जो इंडियन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन है, इसमें अनेक बार पुरस्कृत किया गया है और उसमें ओपी शर्मा अवार्ड जो बड़ा महत्वपूर्ण है 2011 में आपको मिला था। उसके अलावा भी समय समय पर जैसे राधा कमल मुखर्जी मेमोरियल अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया, गोदावरी देवी पुरस्कार से आपको 2021 उससे सम्मानित किया गया, यंग सोशल साइंटिस्ट अवार्ड अभी इंदौर में एक आयोजन हुआ था राष्ट्रीय स्तर का, वहाँ आपको सम्मानित किया गया। आप कुछ रिसर्च जर्नल्स का एडिटोरियल बोर्ड में भी हैं और आपकी कुछ पुस्तकें जयपुर के प्रतिष्ठित जो संस्थान हैं उनके द्वारा प्रकाशित हो चुकी हैं। आपका जो इस विषय को देखने का जो एक सामाजिक संदर्भ है, मैं आपसे, क्योंकि आप समाजशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों विषयों में आपने स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है, तो उस विषय के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पक्षों को, इस चुनौती को आप किस रूप में देखती हैं डॉक्टर ज्योति सिडाना? थैंक यू सर। भानावत सर नमस्कार, राजेंद्र भानावत जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार ज्योति, आप ही को सुनने के लिए बैठा हूँ मैं तो। सर थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। देखने और सुनने के लिए दोनों देखना और सुनना दोनों। थैंक यू सो मच सर। सभी को नमस्कार। भानावत सर ने इतना डिटेल, इतना सब कुछ बता दिया। मुझे लगता है सिर्फ एक लाइन बोल देनी चाहिए टीचर के लिए कि ये समाजशास्त्र की शिक्षक है या विद्यार्थी है, सफिशिएंट है। आज का विषय वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे डिजिटल दुनिया का एक भाग है। मुझे लगता है कि
इस पे ना केवल गहन चिंतन हमें करना चाहिए, क्योंकि चिंता का विषय है, वाकई में चिंता का विषय। अभी मैं, चूंकि विषय है अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस कि डिजिटल इंडिया के क्या चैलेंजेस हैं, तो मैं पहले कुछ अपॉर्चुनिटी की बात कर देती हूँ। राधे अंकल के गेम शानदार काफी रहा है यार, अ, कैसे बात कुछ डिस्टरबेंस है शायद। पहले जैसे मैंने कहा कि आज की जो दुनिया है, देखा जाए तो वो जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद ये जो सोसाइटी अस्तित्व में आई है, जिसको हम टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी कहते हैं या मीडिया सोसाइटी कहने लगे हैं या डिजिटल सोसाइटी कहने लगे, बहुत सारे नाम है। ये सब जो सोसाइटी के हमने नाम किए हैं, इसकी हमें क्या जरूरत पड़ी, या जब सिर्फ हम सोसाइटी कहते थे और आज की जिस सोसाइटी है, टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी या मीडिया सोसाइटी, इंफॉर्मेशन सोसाइटी, क्या अंतर है? आखिर हुआ क्या ऐसा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद की सोसाइटी के इतने सारे एडजेक्टिव या उपनाम आने लगे? ये मेरे लिए, मुझे लगता है, खास मुद्दा है। जब से टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी आई है, उसने जीवन का ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं है जिसको नहीं बदला हो या नहीं छेड़ा हो। आप फैमिली ले लीजिए, मैरिज सिस्टम ले लीजिए, किनशिप ले लीजिए, एजुकेशन ले लीजिए, रिलीजन ले लीजिए, पॉलिटिक्स ले लीजिए, और जितने भी प्रोफेशन है, लैंग्वेजेस हैं, इवन सोशल रिलेशंस जिसपे सोसाइटी बेस्ड है, उस तक को इन्होंने नहीं छोड़ा। मतलब टेक्नोलॉजी ने हर एक क्षेत्र को प्रभावित किया। जब तक परिवर्तन सकारात्मक दिशा में होता है किसी भी चीज का, तो वो देश में खुशहाली लाता है, परिवार में खुशहाली लाता है, समाज में खुशहाली लाता है, उसको एक विकास देता है। कोई भी परिवर्तन हो, पर अगर वो सकारात्मक है तो खुशहाली और विकास की तरफ इंगित करता है। लेकिन अगर ये परिवर्तन विनाशकारी है, समाज को विघटन की तरफ ले जाता है, और इस विघटन को रोकना फिर मनुष्य के बस की बात नहीं रहती। तो मुझे लगता है हमें दोनों ही पक्ष की तरफ मेरे संकेत जाएंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज भी मुझे डिस्कस करनी है। टेक्नोलॉजी के विकास ने, देखिए, मानव के जीवन स्तर को अपग्रेड किया, सोशल रिलेशन में चेंज किया, उसकी लाइफ स्टाइल को चेंज किया, इन सब में उसने क्वालिटेटिव चेंज किए हैं। अब पॉजिटिव क्या हुआ है? समय की बचत होने लगी है, ट्रांजैक्शन शायद लोगों के लिए बहुत आसान हो गया। अब हमें लंबी लंबी लाइनों में, बैंक की लाइनों में नहीं लगना पड़ता है। एक जगह से दूसरे जगह पैसा भेजना बहुत आसान हो गया है, पैसा मंगाना आसान हो गया है। अनेक सर्विसेज हैं, जैसे रेलवे है, बैंकिंग है, जहां आपको बुकिंग करनी है या ट्रांजैक्शन करना है, वहां आप लंबी लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ता। शिक्षा का बहुत अच्छा प्रसार हुआ है। खासतौर से कोविड टाइम में हमने ये देखा कि एजुकेशन को ताला नहीं लगा। शिक्षा एक, वैसे तो सभी काम चले हैं, लेकिन शिक्षा भी नहीं रुकी है, शिक्षा को भी ऑनलाइन कर दिया गया। नई नौकरियों का सृजन हुआ, सरकारी सेवाएं भी ऑनलाइन हो गई, नेट बैंकिंग हो गया, पासपोर्ट बनाना है, ड्राइविंग लाइसेंस है, कम्युनिकेशन आसान हो गया, ज्योग्राफिकल जो दूरी थी वो खत्म हो गई या कम हो गई। और एक काम हुआ कि कैशलेस होने से भ्रष्टाचार कम हो गया, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई। अब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो बिल मिलता है तो अब वो टैक्स चोरी नहीं कर सकता। ये हम कह सकते हैं कि ये कुछ अपॉर्चुनिटीज है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है जिसको मैं हमेशा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा था रिसेंटली जो रिलीजियस एक्टिविटीज होती है उसमें भी बड़ा अच्छा चेंज आया है। क्या चेंज आया है मुझे नहीं पता, आप इसे पॉजिटिव देखते हैं कि नेगेटिव, कि जो नई टेक्नोलॉजी आई है उससे रिलीजियस जो गुरु हैं या जो रिलीजियस कामों में लगे हुए लोग हैं वो क्या करने लगे हैं, आप अपने घर पे ही बैठे दूर दराज के मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। ना आपको जाना है, ना ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ना वहां रहने का, ना होटलों का, ना खाने पीने का खर्चा, आप वहीं से दर्शन कर सकते हैं। इवन मैंने तो देखा, शायद नवरात्रि की बात है, कि वो जो प्रतिमा थी जिस मंदिर के लोग दर्शन कर रहे थे ऑनलाइन, वो प्रतिमा बोलती भी है, उसकी लिपसिंग भी होती है। आप उससे मन चाहा वरदान भी बुलवा सकते हैं। मतलब आप देखिए कि भगवान भी अब बोलने लगे हैं, है ना। तो ये टेक्नोलॉजी ने बड़ा अच्छा किया है, आपको जो वरदान चाहिए आप उनको लिख के भेज दीजिए, वो वरदान भी वो आपको दिला देते हैं। तो मुझे लगता है कि कोविड के समय में ये जो चीजें शुरू हुई है ना, खासतौर से ये बहुत अच्छी शुरू हुई है शायद, है ना। और अब पंडित की भी जरूरत नहीं है, दाह संस्कार करना हो, विवाह कराना हो, हर चीज के लिए टेक्नोलॉजी बैठी है आपके पास। टेक्नोलॉजी गुरु है, टेक्नोक्रेटिक गुरु है, तो आपको सब कुछ अब ऑनलाइन अवेलेबल है। इसको हम शायद एक सीमा तक इन सब चीजों का पॉजिटिव देख सकते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि यही टेक्नोलॉजी जो
वैज्ञानिक सोच का परिणाम है, एक साइंटिफिक टेम्पर जिसने जनरेट किया। ये साइंटिफिक टेम्पर के बाद टेक्नोलॉजी हमारे सामने आई, और ये इसका मेन काम जो था वो था अंधविश्वास, रूढ़ियों, प्रथाओं को तोड़ना, समाप्त करना। वहीं आपको नहीं लगता कि इसी टेक्नोलॉजी ने अब अंधविश्वास या रिलीजन को और ज्यादा मजबूती दे दी है? एक मैसेज आता है आपके पास, 10 लोगों को ये मैसेज भेजिए, आपको तुरंत शुभ समाचार मिलेगा या आपको लाभ होगा, और ऐसा नहीं करने पर अशुभ होगा, ये संकेत भी वो पहले ही दे देते हैं। अब आज की पीढ़ी जो है, आप देखिए अधिकांश समय, अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने भी कहा, संजीव सर ने भी कहा कि अधिकांश समय जो है हम ऑनलाइन बिताते हैं, और बहुत सारे मैसेज टेक्स्ट करके हम अपने पेरेंट्स को, अपने घर में, अपने दोस्तों को, मित्रों को, फैमिली में सभी को शेयर कर देते हैं, और उससे कहते हैं कि ये मैसेज पढ़ लेना और इसके अनुसार काम कर लेना। अब इसको करने से देखिए ऑनलाइन गेम्स आ गए, तो आपने फिजिकल एक्टिविटीज खत्म हो गई, अब बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते, उनके लिए जितने भी गेम्स हैं वो मोबाइल पे होने लगे, वो टेक्नोलॉजी पर होने लगे। आपको नहीं लगता कि हम एक रिस्क सोसाइटी की तरफ और रिस्क मार्केट की तरफ जा रहे हैं? इससे उनका मार्केट तो बढ़ रहा है, जो मार्केट है उसके प्रॉफिट्स तो बढ़ रहे हैं, उसके गेन्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सोसाइटी जो है, बच्चे जो हैं, टीनेजर्स जो हैं, युवा जो है, वो एक जोखिम सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं, एक रिस्क सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं। कौन कौन से रिस्क हैं मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को नहीं पता, हम में से सभी को पता है। और एक खतरा है जो मैंने भी महसूस किया और आप सबने शायद किया होगा, जैसे अभी हमने कहा कि टेक्स्ट मैसेज करना ज्यादा पसंद करते हैं। आज की जो पीढ़ी है इसको म्यूट जनरेशन कहा गया है। म्यूट जनरेशन क्यों? क्योंकि डिजिटल पीढ़ी होने के कारण एक दूसरे से संपर्क और संचार करने के लिए अभी सिर्फ टेक्स्ट मैसेज का इस्तेमाल करते हैं। बातचीत करने के बजाय ये लोग एक दूसरे को मैसेजेस करते हैं, वर्चुअल मैसेजेस हो सकते हैं, इमोजीज भेज सकते हैं, स्माइल करना है, गुस्सा करना है, कुछ भी करना है, किसी को अफेक्शनेट मैसेज देना है, तो आप बहुत सारे इमोजीज के थ्रू, बहुत सारे कार्टून्स के थ्रू, क्रिएचर्स के थ्रू आप भेज सकते हैं और भेजते हैं। उसमें शब्द कम इस्तेमाल होते हैं, टेक्स्ट कम करना पड़ता है, और बहुत आसानी से आप अपनी बात कह देते हैं। एक समाज वैज्ञानिक है डोना हार्वे, वो ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ने मनुष्य और मशीन के बीच का अंतर समाप्त कर दिया है। मैं उनसे पूर्णतः एग्री करती हूँ, पूर्णतः सहमत हूं मैं उनसे, क्योंकि मनुष्य मशीन की तरह काम करने के लिए आज बाध्य है। दूसरी तरफ ये केवल एक पक्ष नहीं है, दूसरा विरोधाभास भी देखिए। एक तरफ तो हम मशीन में कन्वर्ट हो रहे हैं, और दूसरी तरफ मनुष्य मशीन में भावनाएं ढूंढ रहा है, क्योंकि आप जब मशीन में कन्वर्ट हो रहे हैं तो आपकी भावनाएं तो समाप्त हो रही हैं, लेकिन अब आप मशीन यानी रोबोट में भावनाएं तलाश कर रहे हैं। मैंने पढ़ा था कि बहुत सारी ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिसमें आप बहुत सारे काम अब रोबोट्स कर रहे हैं, होटल में, हॉस्पिटल्स में। इवन कोटा के आसपास भी एक ऐसा हॉस्पिटल है और एक ऐसा मेरे ख्याल होटल है जहां पर इस तरह की सर्विसेज दी जाती हैं। तो रोबोट काम करते देखे जा सकते हैं। तो मानव तो मशीन बन गया है, और मशीन से हम इमोशन चाहते हैं कि वो हमें वो इमोशंस, वो भावनाएं दे। मतलब कितना वर्चुअल हो गया है सब कुछ, जहाँ रियल शायद कुछ नहीं रहा है। और इस कृत्रिम मशीनी समाज में रहते हुए मनुष्य, मुझे लगता है कि इमोशंस के मतलब समझना उसने खत्म कर दिया है। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके आसपास क्या हो रहा है, परिवार के युवा, बुजुर्ग या बच्चे किन तनावों से गुजर रहे हैं, समाज या देश किन समस्याओं से जूझ रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनके आसपास जो घटनाएं घट रही हैं, अखबार में जो रोज घटनाएं छप रही हैं, उनसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगने लगा है, हो सकता है मैं पार्टली रॉन्ग हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब मैं इंटरेक्ट करती हूँ मेरे स्टूडेंट से या और अपने कलीग से, कि अब हम बहुत ज्यादा इमोशंसलेस होते जा रहे हैं। अब आप देखिए कि एक और काम किया है इस डिजिटल सोसाइटी ने, इस टेक्नोलॉजी ने, इसने पब्लिक स्पेस और प्राइवेट स्पेस के बीच के जो अंतर थे वो मिटा दिए। अब हम विजिलेंस सोसाइटी में रहते हैं। अब आज की सोसाइटी विजिलेंस सोसाइटी भी है। कैसे? आप जहां भी जाते हैं, घर में, दुकान में, ऑफिस में, मॉल में, रेस्टोरेंट में, लिफ्ट में, पार्किंग में, बहुमंजिला इमारतों में, आपको लिखा हुआ मिलता है आप कैमरे की नजर में हैं। हर जगह आप कैमरे की नजर में हैं। ऐसा क्या हो गया कि हमारे जीवन के हर पक्ष को सार्वजनिक करने की होड़ लगी? आपका हर जीवन का हर एस्पेक्ट, आपका कितना भी निजी एस्पेक्ट क्यों ना हो, अब वो सार्वजनिक होता जा रहा है। हम जो विजिलेंस सोसाइटी है या उसके पक्षधर लोग हैं, वो कोई भी रीजन दे सकते हैं कि आपकी सेफ्टी के लिए है, या और भी बहुत सारे लॉजिक्स देते हूँ,
लेकिन क्यों, आखिर क्यों आपका सार्वजनिक, आपका निजी जीवन सार्वजनिक होता जा रहा है और जो राइट टू प्राइवेसी है वो चैलेंज होता जा रहा है या उसका उल्लंघन बहुत आसानी से हम कर देते हैं। ये जो मोबाइल हम सबके हाथ में है जो 24 घंटे रहता है, सोने वाला समय माइनस कर दीजिए, बाकी हर समय साथ में रहता है, तो उस पे आप दूसरों से बातचीत करते हैं, मैसेज शेयर करते हैं, संदेश भेजते हैं, फोटो शेयर करते हैं, अपनी निजी जिंदगी के निजी पल शेयर करते हैं, वो किसी और के नियंत्रण में है। निजी स्पेस अचानक सार्वजनिक होने लगा। आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा खतरा है इस वर्चुअल सोसाइटी का, इस डिजिटल टेक्नोलॉजी का? हम अंतर ही नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है जब हम शुरू में एड सुना करते थे, पेप्सोडेंट 24 घंटे या फला जो टूथपेस्ट है वो 24 घंटे कीटाणुओं से लड़ता रहता है, या फला क्रीम जो है, फला ब्रांड की क्रीम है, वो 7 दिन में आपको गोरा बनाती है। ऐसे बहुत सारी चीजें। आपको नहीं लगता कि हम इस आभासी दुनिया में, इस वर्चुअल दुनिया में ऐसी चीजें सुनने के लिए शायद तैयार हो गए हैं, या अपने आप को हमने तैयार कर लिया है और हम उसको रियल मानने लगे हैं? रियल को तो हमने पीछे छोड़ दिया, रियल से अब हमारा कोई वास्ता नहीं है, हम रील पे विश्वास करने लगे। एक और चीज हम सब ने पढ़ी होगी, मुझे लगता है शायद 15 दिन पहले या महीने भर पहले एक अखबार में एक कंपनी का नाम था, बहुत अच्छा सा नाम, एक्टोलाइफ कंपनी, उसका एक मैसेज था, मैसेज का एक न्यूज थी कि एक्टोलाइफ नामक कंपनी ने एक वीडियो जारी किया और ये दावा किया कि महिला को अगर स्वास्थ्य कारणों से गर्भाशय निकालना पड़ा या तो उसको अब टेंशन करने की जरूरत नहीं है, या पुरुष को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो अब उसको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो माँ बाप बन सकते हैं। कैसे? उसने दावा किया कि उसने एक जो है आर्टिफिशियल यूट्रस क्रिएट किया, यानी एक कृत्रिम कोख तैयार कर दी, और उसमें बच्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की निगरानी में 9 महीने पलेगा। यानी जब बच्चे को जन्म देने के लिए अब माँ के कोख की, यानी इंसान के कोख की जरूरत नहीं है, क्योंकि मशीन महिला के गर्भ की तरह ही सुरक्षित है और अब वह एक स्वाभाविक गर्भ की तरह ही काम करेगा। मुझे कई बार लगता है मतलब अब इंसानों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अब सारा काम मशीनें ही करेंगी। एक ये काम बचा था कि बच्चे को जन्म देने का काम माँ करती थी, अब वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने शायद ले लिया। तो उसी के साथ एक और न्यूज थी एक अखबार में कि कृत्रिम बुद्धि आधारित जो बाजार है, ये पेरेंटिंग का बाजार जो नया क्रिएट होने के कगार पर है, इसका अभी पूरी दुनिया में शायद 5,238 करोड़ रुपए का बिजनेस है अभी, और उन्होंने ये अनुमान लगाया था कि 2028 में ये 13,000 करोड़ रुपए या उसके पार हो जाने की उम्मीद है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ हर रिश्ता, हर भावना बिकाऊ है, क्योंकि आप एक मार्केट सोसाइटी का हिस्सा हैं। अब रिलेशंस भी मार्केट का हिस्सा बन चुके हैं, इमोशंस मार्केट का हिस्सा बन चुके हैं। अब ये जो कृत्रिम गर्भ है, यानी आर्टिफिशियल जो यूट्रस है, ये थर्ड पेरेंट के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी पहले। और एक और चीज देखिए, ना केवल इतना ही, उन्होंने कहा कि पेरेंट ऑफ नामक एक ऐप उन्होंने जारी की है। ये जो काम घर के बड़े लोग करते थे कि बच्चे को क्या देना है, उसकी कैसे देखभाल करनी है, उसको कब कब टीके लगने हैं, या उसके लिए क्या अच्छा है, उसको कैसे पालना है, वो सब अब पेरेंट ऑफ नामक एक ऐप जनरेट कर दी गई है। अब माँ बाप को, या जो यंग जनरेशन आ रही है, जो नए माँ बाप आ रहे हैं, उनको अपने ज्वाइंट फैमिली की जरूरत नहीं है। उनको जरूरत ही नहीं है किसी के अनुभवों की, कि उनके पास कोई बड़ा होना चाहिए जो उन्हें सिखाए कि बच्चे को कैसे पाला जाता है, बच्चे को किस समय क्या देना, कुछ जरूरत नहीं है। इस डिवाइस को आप अपलोड कीजिए, इस ऐप को आप अपलोड कीजिए, सब कुछ वो आपको बता देंगे, आपको सिखा देंगे। आपको लगता है, मतलब मुझे लगता है इससे वो एक और चीजों से बच जाएंगे। जैसा एक इंटरव्यू में एक बच्चे ने, एक कपल ने कहा भी था कि जो ये बड़े लोग अपने अनुभवों का ज्ञान झाड़ते रहते हैं कि हम लोगों को इतना ज्ञान है, हमने ये धूप में बाल सफेद नहीं किए, ये सब जो वो कहते रहते हैं, इनको सुनने से भी हम बच जाएंगे, क्योंकि अब हमें उनकी सलाह की या उनके ज्ञान की जरूरत, उनके अनुभव की जरूरत नहीं है। अब हमें ये सब डिजिटल टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी करके देगी। और अब ये तो कहना बहुत पहले का, बहुत पुरानी बात हो गई कि अब माँ का स्थान नैनी या क्रच ने ले लिया, ये तो बहुत पुरानी चीजें हो गई। जब अब कोख भी नहीं माँ के पास रही तो हम सोच सकते हैं कि ये सब क्रच की जिम्मेदारी ले लेना, दादी नानी की कहानियों को छोड़ देना, ये सब चीजें अब पुरानी बातें हो गई। तो अब हम अगर बात करें, अब
जो सोचने का विषय है, जो मुझे लगता है एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में, कि हम ये कैसी दुनिया उभार ले रही है या हम कैसी दुनिया को उभरने दे रहे हैं, जहां विवाह के लिए एक पुतला चाहिए, सेक्सुअल रिलेशन के लिए एक रोबोट चाहिए, सिलिकॉन बच्चा लोगों की पसंद बन रहे हैं, अब उसको रियल बच्चा नहीं चाहिए, सिलिकॉन बच्चा चाहिए जो ओरिजिनल बच्चे की तरह रोता है, बढ़ता है। एक ऐसी आभासी दुनिया की हमें जरूरत क्यों है? मैं अभी तक नहीं समझ पाई। आप में से बहुत सारे प्रबुद्धजन यहाँ बैठे हैं, शायद मेरे इस सवाल का उत्तर दे सके या मेरी इस क्वेरी को शांत कर सके। आखिर हम इंसानों को इस आभासी दुनिया की जरूरत क्या है, जहां सब कुछ असली है, मैरिज, पति पत्नी के संबंध, बच्चा, सब कुछ असली आपके पास है, तो आपको नकली क्यों चाहिए? क्यों हम इस आभासी दुनिया को एंटरटेनमेंट की या आनंद की दुनिया या हैप्पीनेस की दुनिया के रूप में देख रहे हैं? ये मेरा एक सवाल भी है, और मुझे लगता है कि मुझे इस अनुत्तरित प्रश्न का उत्तर आप इस मंच से शायद मिल जाएगा। एक और न्यूज की मैं यहाँ चर्चा करूंगी। तमिलनाडु में एक अभी शायद साल भर या सवा साल हो गया, एक न्यूज आ रही थी कि तमिलनाडु में एक युवक युवती के विवाह के लिए वर्चुअल विश क्रिएट किया गया, क्योंकि वो जो लेडी थी, जो वधू थी, उसके पिता का जो था, पिता की डेथ हो चुकी थी उसकी शादी से पहले, तो वो चाहती थी कि मेरे पिता के आशीर्वाद से मेरी शादी हो, तो एक वर्चुअल वर्ड क्रिएट किया गया और उसके फादर का एक वर्चुअल किरदार बनाया गया, उन्होंने जो उसे वर वधू को आशीर्वाद भी दे रहे थे। अब आप सोचिए कि मतलब हम क्या क्या चीजें बना रहे हैं, हम किस किस की कल्पना कर रहे हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम जानते हैं कि जीवन और मरण निश्चित है, कब जन्म होगा, कब मरण होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। अब इस टेक्नोलॉजी ने तो सब कुछ संभव कर दिया। मरे हुए व्यक्ति जीवित हो सकते हैं, जीवित को आप मार रहे हैं, मरा हुआ समझ रहे हैं, एक डेड सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं। कितना खतरनाक है ये सब। आपको नहीं लगता कि ठीक है, आपके पास बहुत सारे विकल्प है, टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत सारे विकल्प दिए हैं, पर ये तो वही बात हो गई कि टेक्नोलॉजी एक गुड सर्वेंट तो हो सकता है, लेकिन बैड मास्टर है, ये हम सब जानते हैं। मैं तो कोटा में रहती हूँ, आप जानते हैं कोटा में रोज आज भी एक सुसाइड हुई है। नीट के बच्चे ने 15 दिन में 8 से 9 बच्चों ने सुसाइड की है। कितना बड़ा डेटा है, कितना बड़ा आंकड़ा है, और सिर्फ ये 10 या 11वीं में पढ़ने वाले छात्र हैं। अभी किसी का तो रिजल्ट भी नहीं आया और किसी ने रिजल्ट मिलने के बाद सुसाइड कर लिया। क्या ये डिजिटल दुनिया इनको रोक सकती है? ये कोई ऐसी टेक्निक हम बना सकते हैं कि बच्चों के मन से ये मौत का, आत्महत्या का कीड़ा हम निकाल सके, या हम इन्हें धकेल रहे हैं? कितना खतरनाक है, इतनी बड़ी चुनौती है। मुझे ये लगता है बहुत दुख होता है जब हम अपने सामने अपनी बच्चों को मरता हुआ देखते हैं। और तो और वो वीडियो भी बनने लगे हैं, मरने से पहले मुझे वीडियो बनाना है। क्यों? हमें मरना ही क्यों है? क्या ऐसी डिवाइस हमने बनाई है या सोची है कभी, अगर डिवाइस बनानी है तो पॉजिटिव चेंज की, क्वालिटेटिव चेंज के लिए हम क्यों नहीं बनाते? विनाश की तरफ ही क्यों जाना है? हाँ, ये मैं मानती हूँ कि चाकू जो टेक्नोलॉजी है उससे हम किसी फ्रूट काटे तो अच्छा है, फल सब्जी काटे तो, किसी का गला काटे तो गलत है। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, टेक्नोलॉजी का यूज बुरा है। तो पर टेक्नोलॉजी क्रिएट करने के बाद क्या हम उसका अच्छा बुरा यूज या किसी तरह की चैलेंजेस, किसी तरह की अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करते हैं? क्या उस पर कोई चर्चा होती है उसके आने से पहले? उसके गुड इवेंट्स, उसके डूज एंड डोंट्स हम डिस्कस करते हैं, या उसकी जरूरत ही नहीं समझते? मुझे लगता है ये जो बच्चे कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी ने शायद, एक टेक्नोलॉजी भी मुझे लगता है, होप सो आप लोग एग्री करेंगे कि कुछ हद तक ये भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक इनके लिए जरूरी मतलब रेस्पॉन्सिबल है। हमें स्मार्ट सिटी चाहिए, स्मार्ट विलेज चाहिए, स्मार्ट मोबाइल चाहिए, स्मार्ट एजुकेशन चाहिए, लेकिन स्मार्टनेस मनुष्य में नहीं चाहिए। क्यों? एक बहुत अच्छा शेर है, मैं अपनी एक शेर से बात खत्म करूंगी। मुझे ये नहीं पता उसके शायर कौन है। ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, हदे निगाह तक जहां गुबार ही गुबार है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने मुझे एक मौका दिया और इतने अच्छे विषय पे, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है ये विषय। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विस्तार से इस आभासी दुनिया के दोनों पक्षों की चर्चा की। एक और जहां इस तकनीक ने हमारे जीवन स्तर को बेहतर बनाया है, वहीं रिस्क सोसाइटी और म्यूट जनरेशन
की ओर संकेत करते हुए आपने उन खतरों की ओर भी संकेत किया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो तकनीक है ये हमारे हाथ में है और हम इसके कितने गुलाम हो रहे हैं। जो आपने कहा कि मशीन होता जा रहा है मनुष्य, शायद यही चुनौती है और यही हमको कहीं ना कहीं एक स्वयं का अवलोकन करना पड़ेगा कि हम किस तरह से अपनी भावी पीढ़ी को या स्वयं अपने आप को इस तकनीक का उपयोग करते हुए भी एक बेहतर इंसान बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हो। एक बार किसी ने पूछा कि वो कौन सी दुनिया है जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, और शर्त ये लगा दी कि उस दुनिया का अस्तित्व नहीं है। पहले चीन था और अब भारत है वैसे तो, यदि हम सर्वाधिक जनसंख्या की बात करते हैं तो। लेकिन एक ऐसा देश पैदा हो गया है, बन गया है, जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन वो कहीं अस्तित्व में उस तरह से नहीं रहते हैं जैसे आप और हम रहते हैं। उत्तर मिला फेसबुक। शायद इतने अधिक नागरिक होंगे जितने किसी देश में नहीं होंगे, आज पूरी दुनिया में मिला लीजिए। फिर किसी ने कहा कि भगवान ने दुनिया बनाई सो गया, भगवान ने इंसान बनाया सो गया, इंसान ने मोबाइल बनाया, ना खुद सोया ना दूसरे को सोने दिया। तो आज हम इस दौर में आ गए हैं कि तकनीक हमारे ऊपर हावी होती चली जा रही है। आपने कहा कि हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे की बात छोड़िए, वो गूगल, यदि आपने लोकेशन ऑन कर रखी है तो आप जहां जहां जा रहे हैं आपको ट्रैक कर रहा है, और फिर 1 महीने बाद आपके पास मेल आ जाएगा कि आप किन किन देशों में गए, किन किन शहरों में गए, कहाँ कहाँ गए। आपकी गोपनीयता कहीं है ही नहीं। और अब तो इस तरह के व्हाट्सएप जोक भी आते हैं कि आपने किसी फूड का एजेंसी को वो भेजा मैसेज कि साहब मुझे ये डोसा भेज दीजिए या मिठाई भेज दीजिए। थोड़ी देर बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा कि साहब आपने पिछले समय में डॉक्टर के यहाँ गए थे, आपने वो रिपोर्ट ली, आपका फलाना इतना है, हार्ट बीट इतनी है, डायबिटीज इतनी है, फलाना इतनी है, आपका बैंक बैलेंस इतना है, आपने ये खर्चे किए और आपके अकाउंट में भी इतने पैसे हैं। तो आपकी हेल्थ और इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए ये सामग्री आपको नहीं भेजी जा सकती। तो आज आपके नियंत्रण में तो कुछ भी नहीं है। और एक खतरा और है, पता नहीं आपने सोचा है नहीं सोचा कभी, कि ये जो टीवी का स्क्रीन है वो भी कहीं आपकी उन एक्टिविटीज को वॉच कर रहा है। ये जो स्मार्ट टीवी आने लग गए हैं उसमें इन खतरों की और भी लोग संकेत कर रहे हैं। आज सुबह ही मेरे बेटे ने कहा कि अपन समोसे मंगा लेते हैं नाश्ते में, और थोड़ी देर बाद एक मैसेज आता है कि इस दुकान से समोसे मंगा लीजिए। ये एक्चुअल में कह रहा हूं मैं, विद इन 5 मिनट। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मोबाइल भी आपकी बातों को सुन रहा है। और जब ये टीवी स्क्रीन जो आपके बेडरूम में पहुंच गया है, अब आप सोचिए कि वो स्क्रीन हर चीज को देख रही है, तो आपके पूरे बिहेवियर को भी कहीं ना कहीं चेक कर रहे हैं। और ये मल्टीनेशनल आपके उस बिहेवियर को देख करके अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तैयार कर रहे हैं। तो ये जो रिस्क सोसाइटी की आपने बात की या जिस जनरेशन की बात की, वो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जो अंधविश्वास है वो मुझे लगता है पहले जब हम छोटे थे तब हमारे पास पोस्ट कार्ड आते थे कि ये पोस्ट कार्ड 10 जनों को भेजिए, नहीं तो आपके घर में ये दुकानतिका हो जाएगी। अब वो इस पर शिफ्ट हो गया है। फिर आप कल्पना कीजिए ये जो साइबर ट्रोलिंग हो रही है, आप ट्विटर को देखिए किस तरह की एब्यूसिव लैंग्वेज हम लिख रहे हैं लोकतांत्रिक समाज में। हालांकि अब तो जिस तरह का ये पूरा समाज हो गया है वो सब सार्वजनिक होती जा रही हैं चीजें, लेकिन ट्विटर पे मैं कई बार देखता हूं कि उस राजनीतिक विचारधारा, या बल्कि मैं तो कई साहित्यकारों और पत्रकारों की भी देखता हूं जिस तरह उन्हें ट्रोल किया जाता है, उनके एक कमेंट के ऊपर जिस तरह की एब्यूसिव लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, मुझे लगता है कि पता नहीं ये सोसाइटी हमें किस तरह ले जाएगी। तो ये जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये तकनीक तो वापस जाने से रही, बैलगाड़ी युग में तो आप पहुंच नहीं सकते। आपने चाकू का उदाहरण दिया, शायद कार हमने बनाई होगी बढ़ाने के लिए, क्या मालूम था कि ये कारें बाद में दुर्घटनाएं होकर के हमारी जान लेने लग जाएंगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सामने इस वैज्ञानिक प्रगति के ये जो नुकसान हैं, लेकिन इसने जीवन को सहज बनाया है, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। आज इसके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कितने युवाओं ने अपने उन क्रिएटिव फिल्म्स को, डॉक्यूमेंट्रीज को उस यूट्यूब के माध्यम से पब्लिक उसका जो दिखाया है, एग्जिबिट किया है, उसके माध्यम से वो कहीं एस्टेब्लिश हुए हैं। आज यूट्यूब से कितने पत्रकारों ने मतलब कंटेंट की बात कर रहा हूँ, यदि कंटेंट आपका स्ट्रांग है
तो आप उसके माध्यम से भी कहीं ना कहीं अर्न कर रहे हैं। वो एक मिनी सेलिब्रिटी का जो भाव उसमें आ गया है, वो दौर चला गया जब हमारे पास मंच नहीं होता था, ये पूरा मीडिया कंट्रोल था कुछ हाउसेस में। आज आपके पास ये ताकत है कि आप अपने ब्लॉग के माध्यम से, अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को भी आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हो, आप मंत्रियों को ट्वीट कर सकते हो। वह कोई तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी सुविधा दी गई है। तो फिर मैं वही कहूंगा कि आपने जिन खतरों की ओर संकेत दिलाया या जिन चिंताओं की ओर आपने ध्यान दिलाया, वो चिंताएं बहुत सहज हैं। अभी तो मैं पढ़ रहा था कि अमेरिका में एक उद्योगपति ने ये कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी डेड बॉडी को सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि वो ये कल्पना कर रहा है, जैसा आपने कहा कि अब तो बच्चे भी प्रयोगशालाओं में पैदा होने लग जाएंगे। उसको ये उम्मीद है कि शायद एक दिन ऐसा आएगा जब हम मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर देंगे, तो वो उस दिन की प्रतीक्षा में है, क्योंकि बहुत पैसा है, तो उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाए, ताकि कहीं ऐसी तकनीक इजाद हो जाए तो वो फिर जीवन, उसको वापस जीवन का संचार हो जाए। तो जब इस तरह की स्थितियां हैं, उसके साथ दोनों चीजें जुड़ी हुई है। अब ये इंसानों पर एक फिल्म आई थी कुछ समय पहले, शायद आपने रेफरेंस देखा हो या फिल्म के बारे में सुना हो, पढ़ा हो, कि जो नायक है वो रोबोट है और नायिका है वो इंसान है, और वो रोबोट नायिका से प्रेम करने लगता है। उस समय निर्देशक ने कल्पना की थी कि उस रोबोट में उन भावनाओं को डाल दिया, और अब वो तकनीक, जैसा आपने भी कहा कि मशीन में भावनाएं हम ढूंढ रहे हैं, और उसमें काफी हद तक सफलता मिल गई है। तो मैं तो पहले भी कई बार कहा है कि हम उस दिन की वेट कर रहे हैं जब मेरे हाथ में जो मोबाइल है और आपके हाथ में जब मोबाइल है, जब हम मिलते हैं और फोटो खींचेंगे तो आप क्या सोच रहे हैं और मैं क्या सोच रहा हूँ, वो ट्रांसलेट होने लग जाएगा। आप कल्पना कीजिए कि वो समाज किस तरह का होगा। तो आप जैसे समाज वैज्ञानिक, उन पर ये जिम्मेदारी है कि वो ये बताएं कि आने वाला समाज किस तरह से इससे प्रभावित होगा, और हम कैसे इससे बचने के लिए कहीं कोई विकल्प जो है वो तैयार कर सकें। एक दौर था जब एंटी टीवी रिवोल्यूशन शुरू हुई, और इसीलिए आज हम डिजिटल फास्टिंग या इस तरह के क्लिनिक खुलने लगे हैं साइकोलॉजिकल, जो कहीं इससे आपको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना संभव हो पाएगा ये समय बताएगा। आइए अब हम सुनते हैं एक मीडिया शिक्षक को, क्योंकि मीडिया लिटरेसी की बात करते हैं और मीडिया में भी बहुत सारी इन चीजों का सर एक सेकंड, हाँ एक सेकंड के लिए मैं, सर मुझे अभी कहीं पहुंचना है 10 मिनट में। मैं वैसे मोबाइल से जुड़ने की कोशिश करूंगी, जुड़े रहने की। यदि आप फ्री हो जाएं तो फिर जोन कर लीजिएगा, बाद में कोई ऑब्जर्वेशन से सवाल जवाब हो तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर मैं राजेंद्र सर को भी सुनना चाहूंगी कि उन्हें मेरा सुनने के बाद कैसा लगा। मैंने उनकी उम्मीदों पे खरी उतरी कि नहीं उतरी? नहीं, उम्मीद कम, उम्मीद पे खड़े उतरने का मतलब होता है पहले उम्मीद कम थी जो उससे बहुत ऊपर, ऐसा नहीं, उम्मीद भी ज्यादा थी और आपकी हमेशा उम्मीद बनी रहती है। कभी जयपुर आओ तो मिलो कभी ज्योति। जी सर, जी सर। अनीता भी याद करती रहती है कभी, तो इसलिए ऐसी बहाने बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले। पढ़ते तो रहते हैं तुम्हारे अखबार में, बहुत सी बार कहीं लिखती हो, मतलब बहुत है इसका, बहुत विषय है, इस पर काफी चर्चा हो सकती है, अलग से सेमिनार आप तो करेंगे बात, और कभी करेंगे अपने। सर ये इस आभासी मंच का ही चमत्कार है कि अपन सब कहीं ना कहीं मिल पा रहे हैं देश के अलग अलग, और हमारे साथ तो एक अबू धाबी से भी जुड़े हुए हैं एक मित्र यहाँ। ये तो सकारात्मक प्रभाव, ये सकारात्मक प्रभाव है जिसकी तरफ कम लोगों को ध्यान जाता है, तो नकारात्मकता तो है ही, क्या दोनों बातें हैं। हमारे संतोष उनके कोई रिलेटिव एग्जाम देने गए थे, तो वहीं से एड्रेस कर रहे हैं। तो देखिए कितनी बड़ी सुविधा हो गई है कि हम इसमें अपनी जो निरंतरता है उसको हम बनाए रख पा रहे हैं। चलिए मैं आमंत्रित करता हूँ तुलिका जी को। तुलिका जी से मेरा परिचय भुवनेश्वर में हुआ था, जब ये वहाँ बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी में अध्यापन कार्य कर रही थी। किसी एक ऑफिशियल असाइनमेंट के सिलसिले में मैं गया था, तब इनसे पहला परिचय हुआ, और इनका वहाँ जो उस यूनिवर्सिटी का जो एक FM रेडियो था, उनका कम्युनिटी रेडियो, उसमें एक इंटरव्यू देने का भी मुझे सौभाग्य मिला था। तो वहाँ से जब परिचय हुआ, फिर इनका एक कवि रूप भी मैंने देखा, और एक इनका काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुआ। चूंकि इन दोनों ये बेंगलोर के कॉलेज में पढ़ा रही हैं, तो अभी मेरा मिलना भी हुआ, और वो काव्य संग्रह भी मुझे इन्होंने भेंट किया था। तो तुलिका जी का भी बहुत व्यापक अनुभव है। इन्होंने अपने एक अल्प आयु में ही इन सारे क्षेत्रों में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। मूलतः इस समय तो ये PhD कर रही हैं शारदा यूनिवर्सिटी से, लेकिन इन्होंने नेट की परीक्षा भी पास की जर्नलिज्म में, और MA मास कम्युनिकेशन में किया इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से।
वहाँ का एक बहुत ही प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन वो डिपार्टमेंट है AJKMRCR, अनवर जमाल किदवई मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर। एडमिशन होना ही अपने आप में वहाँ राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा है और वहाँ इनके फिर एडमिशन होते हैं। वहाँ से आपने अपना मास्टर्स उपाधि किया और मॉडर्न हिस्ट्री में आपने MA किया BHU से। तो देश के प्रतिष्ठित जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ आपकी एजुकेशन हुई और आपका जो मुख्य एरिया स्पेशलाइजेशन है वो रेडियो प्रोडक्शन, डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन, फोक आर्ट, फोक स्टोरी टेलिंग, इमेज कम्युनिकेशन, फिल्म एप्रिसिएशन, स्क्रीन प्ले राइटिंग, रिसर्च एंड पब्लिक रिलेशंस। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिसमें आपने अपने आप को एक तरह से डेवलप किया है और देश की प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में आपको अध्यापन का मौका मिला। आपने इस समय बेंगलोर का क्रिस्तु जयंती कॉलेज है जहां आप पढ़ा रही हैं पिछले 5-6 महीने से। उसके पहले जैसा मैंने आपसे कहा कि आप बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आपने लंबे समय तक अध्यापन कार्य किया और वहाँ का जो ऑनलाइन रेडियो है, रेडियो BGU, उसको एक तरह से सुपरवाइज किया और जो डिफरेंट नए कोर्सेज हैं उसको भी एक तरह से आपने डिज़ाइन करने में आपकी विशेषज्ञता रही है, विशेषकर फैशन कम्युनिकेशन, स्क्रीन राइटिंग, डिजिटल फिल्म मेकिंग, डिजिटल स्टोरी टेलिंग, फिल्म एप्रिसिएशन और फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इन एरियाज में आपने विशेष कोर्सेज वहाँ जो है वो डिज़ाइन किए। आपने सबसे बड़ी बात यह है कि उस यूनिवर्सिटी का कुलगीत आपने लिखा। ये किसी भी शिक्षक के लिए मेरे ख्याल बहुत गर्व की बात होगी कि उनका लिखा हुआ गीत कुलगीत के रूप में उस विश्वविद्यालय के हर समारोह, तो कुलगीत का मतलब ही यही है कि विश्वविद्यालय के हर इवेंट के पहले वो कुलगीत की शुरुआत से वो इवेंट शुरू होता है। तो बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी का कुलगीत लिखने का सौभाग्य आपको मिला है। उसके अलावा आपने मल्टीमीडिया, कंटेंट डेवलपमेंट और मूक कोर्सेज की कई सेमिनार्स को आयोजित किया है। हाल ही में CEC की स्पॉन्सरशिप में आपने भुवनेश्वर में एक बहुत बड़ा इवेंट 3-4 नवंबर 2022 को आयोजित किया था। CEC जो है हमारे UGC की एक यूनिट है जो इस प्रकार के मूक कोर्सेज या ऑनलाइन कोर्सेज हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण काम ये लोग कर रहे हैं। इसके अलावा आपने जिम्स नई दिल्ली में पढ़ाया और गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। जगह जगह आपको पढ़ाने का अनुभव रहा। इंडस्ट्री के साथ भी आपका जुड़ाव रहा। NDTV का एक बहुत ही चर्चित शो रहा गुस्ताखी माफ, इस शो के साथ आप एसोसिएटेड रहे एक सिनेमेटोग्राफर के रूप में। डॉक्यूमेंट्री आपने कई NGOs के लिए डॉक्यूमेंट्रीज बनाई अर्बन हेल्थ और अलग अलग विषयों को लेकर के, और उसकी बहुत लंबी लिस्ट है, मुझे लगता है उसमें बहुत समय लग जाएगा। कहीं आपने स्क्रीन प्ले उसका लिखा है, कहीं आप डायरेक्टर रही हैं, कहीं आपने सिनेमेटोग्राफर के रूप में काम किया है, कहीं आप क्रिएटिव आर्टिस्ट के रूप में उसके साथ जुड़ी हैं। तो कई नेशनल इंटरनेशनल इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज में आपका जुड़ाव रहा है। पटौदी और शर्मिला टैगोर, इन पर भी आपने एक प्रोडक्शन तैयार किया था। 2011 में डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और वॉइस ओवर आपने अनेक डॉक्यूमेंट्रीज में आपको वॉइस ओवर किया है और आपके अनेक डॉक्यूमेंट्रीज जो हैं वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत भी हो चुकी हैं। और जामिया मिलिया का जो रेडियो कम्युनिटी रेडियो है उसके साथ भी आपका जुड़ाव रहा और ऑल इंडिया रेडियो बनारस के साथ भी आप जुड़ी रही। आपकी इन सारी उपलब्धियों को अनेक मंचों पर सम्मानित किया गया है। आपकी हिंदी पोइट्री मैन्युस्क्रिप्ट गुलाबी कैनवास, जिसका मैंने आपको जिक्र किया था, ये 4th पेन इन बुक्स यंग ऑथर अवार्ड से सम्मानित हो चुकी है। और इसके अलावा भी आप नियमित रूप से लिख रही हैं। सोशल मीडिया पर आप रेगुलर अपने ये जो पोइट्री और वह है वो अपडेट करती रही हैं। और शॉर्ट स्टोरीज बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड बाई MIFF फिल्म डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, इनकी ओर से आपको मिला है। तो कहने का मतलब यह है कि मल्टी डायमेंशनल आपकी पर्सनैलिटी रही है और देश के अनेक जो UGC HRDC ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट जो हमारे सेंटर्स हैं वहाँ से आपने तरह तरह के कोर्स किए हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट से लेकर के जो हमारे कंटेंट डेवलप करने को वो हैं, जैसे हैदराबाद यूनिवर्सिटी से किया, जामिया से किया। तो जो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ आपका जुड़ाव रहा है, उसकी एक बहुत लंबी सूची है। मैं अनुरोध करूंगा तुलिका से कि वे इस विषय के रूप में, मीडिया शिक्षक के रूप में इस पूरे परिवेश को किस रूप में देखती हैं, क्योंकि आपका डिजिटल जो फॉर्मेट है उनके साथ भी जुड़ाव रहा और ट्रेडिशनल जो हमारा प्रिंट मीडिया और ये सारा है उसके साथ भी आप जुड़ाव रहे। तो भविष्य की इन संभावनाओं और चुनौतियों पर आप क्या सोचती हैं तुलिका जी? जी, नमस्कार सर और नमस्कार सभी को।
मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है जी। इतना कुछ तो मैंने किया नहीं है, बहुत कुछ आपने बता दिया है सर। और संतोष जी को सुनने के बाद और मैडम को सुनने के बाद और आपका उन दोनों लोगों के विश्लेषण को सुनने के बाद तो मेरे पास कुछ ऐसा बचा नहीं है कि मैं उस पर बात कर पाऊं। बट मैंने उन्हीं चीजों को थोड़ा थोड़ा, कुछ मेरे अपने ऑब्जर्वेशन है और कुछ अपनी निजी जो मेरे ऑब्जर्वेशन रहे हैं एज अ मीडिया एजुकेटर, तो वो मैं यहाँ पर शेयर करूंगी। सबसे पहले तो मैं वहीं से बात शुरू करना चाहती हूँ जहाँ पे प्रश्न मैडम ने कहा था कि हम जो है कैमरे की नजर में है, ये जरूरत क्यों है ना? तो इस क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं शुरू से यंगस्टर्स के बीच में रही हमेशा, जो 18 से आगे के बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाने का मौका मिला मुझे, तो उन लोगों के साथ रह के हमेशा से मुझे लगा कि ये जो बच्चे हैं और ये जो जनरेशन है, ये इस आभासी दुनिया की सबसे ज्यादा करीब है और सबसे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल हमें उनके अपने उनके असाइनमेंट्स में, उनके कामों में, उनकी पर्सनालिटी में, उनके वक्तव्यों में देखने को मुझे हमेशा से मिलता रहा है। हम कैमरे की नजर में इसलिए हैं क्योंकि शायद हम अब रिश्तों की नजर में नहीं हैं, क्योंकि मैंने कई कविताएं इस बारे में लिखी और मैं अपना कुछ कविताओं को बाद में पढ़ूंगी भी। तो कहीं ना कहीं जहाँ से हमने रिश्तों को छोड़ना शुरू किया है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आज की जनरेशन जो है ये एटीएम जनरेशन है ना? इसे बिल्कुल हर चीज बिल्कुल एटीएम की तरह चाहिए होती है, धैर्य बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन साथ ही अगर हम इसकी जो उपलब्धियों की बात करें और तकनीकी जो विकास हमारे सामने आया है, अगर उसको देखना शुरू करें तो नॉलेज बैंक जो है, आजकल एक शब्द बड़ा पॉपुलर हो रहा है, थिंक टैंक, अगर किसी ने, आप सब ने देखा होगा। तो ये जो नॉलेज बैंक है, इसको जो है बढ़ाने का बहुत अच्छा मौका जो है वर्चुअल स्पेस ने हमें दिया है। और वर्चुअल स्पेस की वजह से, वर्चुअल सोसाइटी की वजह से आज मैं, संजीव सर और हम सारे लोग मिलकर के इन विषयों पर बात कर रहे हैं, है ना? नहीं तो ऐसे प्रोग्राम्स का होना या ऑफलाइन इन चीजों का होना वो बहुत ही मुश्किल सी बात होती थी, और सबकी उपस्थिति वहां पर दर्ज होना ये भी बहुत ही अलग सी बात थी। दूसरी बात ये, सर ने अपने वक्तव्य में, संजीव सर ने बहुत उसमें ही शुरू किया था कि मीडिया लिटरेसी की बात हमने हमेशा से हम लोग करते आए हैं, लेकिन अब सर मीडिया लिटरेसी से ज्यादा डिजिटल लिटरेसी वो मूव हो गई है पूरी तरीके से, और हर वर्ग, हर आयु, हर क्षेत्र में इस डिजिटल लिटरेसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब मुश्किल ये आती है कि अगर एज अ टीचर मैं देखूं तो बच्चों को, या जो बच्चे फिल्म में काम करना चाहते हैं, या एक तरीके से एक सतही जानकारी को वो अपने आसपास हमेशा रखते हैं। उनके लिए अगर उन्होंने गूगल के 2 फीड्स में कुछ पढ़ लिया, उनको लगता है यही सब कुछ है, इसके आगे की क्या जानकारी है वो नहीं है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपको मैं दूं अगर, कि आनंद मठ है ना, आनंद मठ अगर बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था तो उसकी पूरी कहानी क्या थी, वो शायद इसमें बहुत सारे लोगों ने कभी अपने बचपन में पढ़ा होगा, या हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा है, लेकिन गूगल के 2 फीड्स में उन्हें मिल जाता है कि ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है, और ये 4-5 लाइन में उसका वो कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो वर्चुअल सोसाइटी है, ये हमें, जैसा सर ने, संतोष जी ने भी कहा और मैडम ने भी कहा, कि बहुत सारी चीजों को हमारे नजदीक तो लाई है, बहुत नॉलेज बैंक हमारा बढ़ गया है, बहुत सारी उपलब्धियों की जानकारी हमें मिलने लग गई है, हम जुड़ने लग गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी चीजें सतही हो रही हैं, है ना? अगर मैं अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं और आप सबको कहूं, यहाँ पर मुझे सामने दिख रहा है कि 34 लोग इंक्लूडिंग मी इस वेबिनार में कनेक्टेड हैं, और अगर मैं आप सबको कहूं कि आप 2 मिनट बस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाएं, तो आप कहीं ना कहीं 10 से 20 ग्रुप के सदस्य होंगे, है ना? आप सभी लोग 10 से 20 ग्रुप के सदस्य होंगे, जिसमें 20 से 30 लोग हर ग्रुप में होंगे, राइट? लेकिन उनमें से कितने लोगों से आप आत्मीय रूप से मिलते हैं? बहुत कम लोगों से मिलते हैं, बहुत कम लोगों को जानते हैं, बहुत कम लोगों का चेहरा भी आपको पता होगा, है ना? या जैसे कि मैडम बात कर रही थी कि इमोजीज के माध्यम से हमने जो है अपने संदेशों को पहुंचाना शुरू किया है। एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी है आजकल बच्चों के साथ जो कॉलेज लेवल में है, कि उन्हें लिखने की आदत भूल गई है
है ना, क्योंकि उन्हें एसएमएस लैंग्वेज में अब वो बात करते हैं, इमोजीज के थ्रू अपने एक्सप्रेशंस बताते हैं, और पढ़ने की जो हैबिट है वो भी कहीं ना कहीं क्योंकि हर चीज इतनी ज्यादा सतही होती जा रही है कि वो कहीं ना कहीं उनसे दूर होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम इसको थोड़ा सा क्रिएटिव फॉर्म में लें, क्योंकि हमेशा से कहा जाता है कि मानव का जो मस्तिष्क है उसका कोई विकल्प हमें नहीं मिल सकता, हम कितना भी मशीन बना लें, रोबोट बना लें या जो भी कुछ कर लें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात अभी मैडम ने की, और सब लोग कोविड में तो बहुत सारी जगहों से लोगों ने कोर्सेज भी कर लिए होंगे। अगर एडिटिंग की बात करें, विजुअल एडिटिंग की बात करें, तो उनके जो टूल्स हैं उनको अगर आप क्रिएटिवली यूज करें तो आप एक मतलब बहुत कम समय में बहुत ही अच्छा विजुअल कंटेंट हमारे सामने आ जाता है। जो मैं जितनी बातें अभी आपके सामने कर रही हूँ, इसको एक छोटे से वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया जा सकता है थ्रू ऑल दैट टूल्स, राइट। तीसरी बात ये है कि जैसा सर ने कहा कि विकास से तो हम मुंह नहीं मोड़ सकते, विकास की यात्रा हमें करनी ही करनी है, लेकिन उनको कितनी सीमा तक हमें अपने पास रखना है, उनका कितना इस्तेमाल करना है, वो हम सभी लोगों पर डिपेंड करता है। अभी सर बात कर रहे थे कि बच्चों के बारे में, आपने सर ने कुछ बताया था कि पहले क्या होता था कि हम स्कूल जाते थे, मेरा भी 10 साल का बच्चा है, तो स्कूल जाते थे, वहां से टीचर से कन्वर्सेशन होती थी और उसके बाद पता चलता था बच्चे की अपडेट क्या है। अभी डेली हमें टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे या हम जिस ग्रुप में हैं, हमें पूरे दिन की एक्टिविटी वो भेजी जाती है और उनके होमवर्क भी भेजे जाते हैं। पहले मैं तो बहुत ऐसी थी कि मैं होमवर्क नहीं बताती थी अपने पेरेंट्स को, ठीक है, और मैं नहीं करती थी, राइट। लेकिन अभी जो है, क्योंकि मुझे सारी जानकारी होती है, तो बच्चे या हम जैसे जितने लोग भी अभी पेरेंट्स हैं, तो उन्हें पता होता है कि बच्चे को ये चीजें करानी है। ये अलग से एक ऐसा स्पेस है, वर्चुअल स्पेस है, जिसमें 36 पेरेंट्स जुड़े हुए हैं। शायद हम आपस में नहीं मिलते हैं, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारी एक दूसरे के बारे में, एक्टिविटीज के बारे में पता चलती रहती है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट अगर हम अभी मैडम जब हम बात कर रहे थे कि कितनी चीजों का इस्तेमाल हमें वर्चुअल स्पेस में या वर्चुअल रूम, एक कीवर्ड आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है, तो उसमें हम कितनी चीजों का इस्तेमाल करते हैं और कितने हमें करना चाहिए। पहले के टाइम में सर क्या था, पहले क्या मतलब आज से 10 साल पहले की भी अगर बात करूं, 5 से 10 साल पहले की, तो हमारे जितने सारे आपसी रिश्तेदार थे या रिश्तों में जितने लोग थे, वही सारे हमारा गूगल थे, ठीक है। उन्हीं से हमें पता चलता था कि हमारे आसपास रेस्टोरेंट कौन सा है नियर में, हमारे आसपास हमारा अच्छा स्कूल कौन सा है, हमारे आसपास अच्छी और कपड़ों की दुकान कहाँ अच्छी है। लेकिन अब एक क्लिक में हमें सारी चीजें पता चल जाती है। दादी माँ के नुस्खे अब हम गूगल से ढूंढते हैं, एक स्पेस बना हुआ है, एक ब्लॉग बना हुआ है कि हमें दादी नानी के नुस्खे हमें वहां से मिल जाते हैं, बजाय इसके कि हम अपनी दादी नानी जी के साथ थोड़ा सा भी 10-15 मिनट अगर फोन पे बात भी कर लें तो वो भी बहुत है, ठीक है। सो इस तरीके की कुछ चीजें, कुछ मेरे अपने ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैंने अभी यहाँ पे रखा है। थोड़ा सा मैं अपनी एक कविता को, अगर सर आप इजाजत दें तो मैं पढ़ना चाहूंगी, जो इसी वर्चुअल स्पेस और जो एक वास्तविक स्पेस है इसके बारे में है। अगर आप कहें तो मैं पढ़ूं उसे, सर। कविता पढ़िए आप, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, तो उसमें सर जैसे कि ये बहुत मैडम ने भी बात कही थी और संतोष सर ने भी बात कहा था कि हम अपनी एक वर्चुअल स्पेस में अपने आप को खुश दिखते हैं या खुश दिखाना चाहते हैं। जैसे कि अभी हाथरस की एक घटना हुई थी कोविड के टाइम पे, अगर किसी आप सभी को याद हो, तो ये वर्चुअल स्पेस ने बहुत सारे अच्छे आंदोलनों को भी, है ना, सहयोग किया है उनको आगे बढ़ाने में, चाहे उनकी डीपी काली लगा देना या हैशटैग को आगे कर देना। उन्हीं सारी चीजों को लेकर के वर्चुअल स्पेस की कुछ बातों को मैंने अपनी कविता में लिखा है, जिसका शीर्षक है उम्मीद की हवा। तो उसमें यह है कि चीज और क्लिक के हंसते हुए चेहरे, चीज मतलब जिस तरीके से हम कहते हैं चीज मुस्कुराओ, है ना, चीज और क्लिक के हंसते हुए चेहरे क्यों ना परमानेंट हो जाए, क्यों ना ये वास्तविक हो जाए। हम डीपी में या सेल्फी के सामने ही चीज ना करें, मुस्कुराए ना, है ना।
क्यों ना ऐसी हवा चलाई जाए जो बंद कमरों के उन कोनों को भी ठंडक दे सके जो बरसों से आपसी मनभेदों में कैद हैं। हम सब मोबाइल पे लगे हैं, मोबाइल पे विश कर रहे हैं एक दूसरे को या ग्रुप में डाल दे रहे हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है या किसी के को प्रोत्साहित करना है। तो क्यों ना ऐसा पंडाल लगाया जाए जहां मेलों का आनंद पूजा तक सीमित ना हो, है ना। क्यों ना अच्छी सोच के मुकाबले किए जाएं जो वास्तविक रूप में हो, वर्चुअल ना हो। क्यों ना कटाक्ष से दूर रहने की शर्त लगा दी जाए। क्यों ना तू मैं की प्रतिस्पर्धा को दफना दिया जाए। क्यों ना एशिया की एंट्री लॉक कर दी जाए। क्यों ना घर के गमलों में सरल भावनाओं को सींचा जाए। क्यों ना दुर्भावना से 2 गज की नहीं हमेशा की दूरी हो। क्यों ना अपना अपने और अपनों का साथ हमेशा जरूरी हो। क्यों ना सब्र की मिठाई बांटी जाए। क्यों ना लैब में आशा की वैक्सीन निकाली जाए। क्यों ना उदासीन रिश्तों की तुरपाई की जाए। क्यों ना उम्मीद की वो एक हवा चला दी जाए। सर इसी के साथ मैं अब अंत करती हूँ, अगर किसी को कुछ पूछना है तो हम बात कर सकते हैं उस पे। बहुत बहुत धन्यवाद तुलिका जी। जी, उम्मीद है कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो उस आशा की वैक्सीन को ढूंढ पाएंगे जिसकी तलाश मेरे ख्याल आज हर व्यक्ति कर रहा है। आपने सही कहा है कि 1 सेकंड की मुस्कुराहट से बहुत अच्छी फोटो आ सकती है। जी, हम हमेशा मुस्कुराते रहें तो हमारा जीवन बिल्कुल, कितना खुशहाल हो सकता है। जी, तो ये बात सही है कि इन कविताओं के माध्यम से, वक्तव्यों के माध्यम से शायद हर व्यक्ति के मन में ये एक पीड़ा और व्यथा है कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने कहीं ना कहीं हमारे जीवन को प्रतिकूल तरीके से प्रभावित किया है। लेकिन दूसरी ओर ये भी सही है, जैसा आप तीनों ने कहा, कि संचार कितना सहज और सुलभ हो गया है। जी, वो लंबी लंबी लाइनें जो लगती थी किसी जमाने में, जी, उस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण हुआ है और एक क्लिक पर आप अपने अधिकारों के बारे में कहीं जान सकते हैं और लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं। ये पूरे जो वेबिनार्स की मैंने 80 सीरीज की है वो सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लगभग 64 ग्रुप में मैं ये डिटेल्स जो हैं वो शेयर करता हूँ। फेसबुक के करीब 50 ग्रुप हैं जिनमें इनको मैं शेयर करता हूँ। तो इसके माध्यम से हम कोशिश करते हैं और यही कारण है कि आज दूसरे देशों से भी, इवन मलेशिया, चाइना, अमेरिका तक से भी कई बार वेबिनार में हमारे साथ लोग जुड़े हैं। तो शायद ये इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का ही एक मैं तो प्रतिफल मानता हूँ कि जिसने एक इतना बड़ा मंच दिया है। भले ही सोशल मीडिया पर हम भावनात्मक उसकी बात करते हैं कि नहीं हो पाता है, लेकिन ऐसे उदाहरण हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ हम सोशल मीडिया के माध्यम से ही कहीं भावनात्मक रूप से जुड़ पाए। ये छोटे सिंह मुझे दिख रहे हैं जो सऊदी अरब से अपने साथ जुड़े हैं। पिछले 1 सप्ताह पहले मैं सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ा था और आज इनकी प्रेजेंस हमारे साथ है। तो मुझे लगता है ये हमारे ऊपर ही है कि हम इस माध्यम का उपयोग किस तरह से करते किस हैं। तरीके से हर 10 मिनट में यदि आप मोबाइल को करते रहेंगे तो आपका ही समय बर्बाद करेगा, है ना। तो ये बहुत सारे आपके सामने अपॉर्चुनिटीज हैं, हम किस तरह से उसको अवेल करते हैं। हमारे साथ अलग अलग क्षेत्रों के बहुत सारे विद्वान आज हैं जिनका अपने अनुभव है, तो हम चाहेंगे कि उनके ऑब्जर्वेशंस को भी हम, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कोई बहुत सवाल जवाब टाइप है, क्योंकि ये बेसिकली अपने अपने अनुभव हैं कि किस तरह हमने इन सारी चीज़ों को अपनी पूरी जीवन यात्रा में देखा है। वो जो 2 साल का बच्चा उस मोबाइल पे जिस तरह से लालायित होता है, क्यों नहीं वो किताबों से या अपने माता पिता या उनके साथ लालायित हो पाता है। ऐसी क्या तरंगे उठती हैं कि वो शायद जिस चीज को मैं नहीं समझता हूँ वो 5-6 साल का बच्चा, वो आपका 10 साल का बच्चा मेरे ख्याल आपसे ज्यादा समझता होगा किस तरह से इन चीजों को हैंडल करना है। तो हमें, मुझे लगता है कि हम सारे अपने जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको सुनते हैं और फिर उसके बाद इसका समापन करेंगे। तो सबसे पहले राजेंद्र भानावत जी, आप तो लंबे समय तक प्रशासन से जुड़े रहे, देश के और राज्य के अनेक प्रमुख विभागों को आपने संभाला है, आपके विस्तृत अनुभव हैं, तो आपसे इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। श्री राजेंद्र भानावत जी। धन्यवाद संजीव। और तीनों वक्ताओं ने बहुत प्रभावी रूप से अपनी बात कही और बहुत सारे जो उसके आयाम है सारे के सारे लगभग कवर हो गए हैं। लेकिन एक दो बातों, देखिए 2 तरह से देखते हैं। एक तो डिजिटल सिस्टम से जो बहुत सारा जो काम जो आसान हुआ है,
काम आसान करने के नाम पर जो डिजिटलाइजेशन हुआ है डिजिटल वर्ल्ड में, उस पे बड़ा है। जब तक क्षमता वर्धन नहीं हो लोगों का, और अगर डिजिटल वर्ल्ड वो तेजी से फैल जाए, तो उसके दुरुपयोग और उसके कारण बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये वाला दोनों साथ साथ चलने चाहिए पूरा जो है। एक तो जो लोग खास तौर से कम पढ़े लिखे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, या शहरों में भी जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, उनको जितने भी साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, पढ़े लिखों के साथ भी हो रहा है, लेकिन उनके साथ थोड़ा ज्यादा हो रहा है कई समझ की कमी के कारण। तो ये बहुत साथ साथ जो डिजिटल की शिक्षा की बहुत जरूरत है। एक बात मैंने कमेंट में भी लिखी थी शायद कि देखिए, आप कितना भी चाहें डिजिटल वर्ल्ड को बढ़ने से रोक नहीं पाएंगे, ये तो पक्की बात है, होगा ही इसका। लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर है, शिक्षकों पे खास तौर से, और जो समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग है उस पे बहुत है। हम नई पीढ़ी को किस प्रकार से इस प्रकार का कवच दें, मूल्यों का कवच दें, कि उन मूल्यों के कवच के कारण जो बारिश हो रही है सब तरह के डिजिटल वर्ल्ड के माध्यम से, उससे उनका कुछ हद तक रक्षा हो सके, उसके जो कुप्रभावों से बचा जा सके। तो ये बहुत बहुत आवश्यक है। एकदम बहना उसके साथ में वो नहीं है। पहले भी अच्छी चीजें हुई, न्यूक्लियर पावर भी आया तो नष्ट भी किया, और आज बहुत सारी बिजली बन रही है तरह तरह की। हर चीज के दोनों पहलू होते हैं, और इसलिए इसको रोक तो नहीं पाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल इस प्रकार का जो ये एक क्या क्या किया जा सकता है, इस पर भी विचार होना चाहिए। क्या बात, मोबाइल में बच्चों, माँ बाप को अपना एक लोभ नहीं, ये नहीं हो सकता है कि माँ बाप तो दिन भर मोबाइल लेके बैठे रहे और बच्चों को कहे भैया कि आप मोबाइल के हाथ मत लगाओ, बिगड़ जाओगे। ऐसा नहीं होता है। जहां अगर बच्चों को अगर थोड़ा ठीक रास्ते पे लाना है, अच्छे मूल्य देने हैं, तो खुद को भी समय निकालना पड़ेगा बच्चों के लिए, खुद को भी मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा। ये वाला हम केवल उपदेश दे के मोबाइल से दूर बच्चों को नहीं कर पाएंगे। जहां जहां भी हमारे सभी के परिचित परिवारों में होता है ये वाला, जिन लोगों ने खुद पे संयम रखा, खुद पे थोड़ा ध्यान रखा, और बच्चों के साथ उनके रहे, उनको समझ करके, क्योंकि जैसा आपने कहा ना, बच्चे भी कोई कम समझदार नहीं, हमसे कहीं आगे समझदार हो गए, तो वो बहुत जरूरी है। बाकी बातें बहुत सारी हैं, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। तीनों का, संतोष जी का, तुलिका जी का और ज्योति का, जो आपने सुनने का अवसर दिया, और बहुत है, और हम सबकी जिम्मेदारी है जो थोड़े उम्र में थोड़े बड़े हो गए। शायद मैं आप लोगों से भी, संजीव से भी बड़ा हूँ, तो 3-5 साल मेरे ख्याल है, तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि थोड़ा खास तौर से इनको करें। वरना ये बात तो सही है, अगर ये नहीं किया तो आने वाले समय में, हम बचपन में लेख लिखा करते थे कि मशीन मनुष्य की गुलाम है, किसी दिन स्वामी बन जाएंगी। हो ही गई यार, स्वामी हो गई, वो तय करती है हम क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारे पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजीज के जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं सारे सोशल मीडिया विंग पूरा देख लीजिए आप, किसका हमारी क्या पसंद है क्या नहीं। आप एक वीडियो किसी विषय पे खोल के देखेंगे तो 50 वीडियो उस पर आपके अपने आप पॉपअप होके आ जाते हैं। तो आपकी सोच भी एक तरह से कुंठित तो नहीं कहूंगा, लेकिन प्रभावित हो रही है। आपने अपने स्वयं के सोचने समझने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। तो ये जो सोचने समझने की और अच्छे बुरे का विवेक की जो शक्ति है, जो ईश्वर ने हमें दी है, उसको बनाए रखने की, सहेजने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अच्छी बातें सुनने का अवसर दिया, दूर दूर से लोगों ने बात कही। तो संजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे ख्याल अच्छा लगा मुझे, तो विषय अच्छा था, तो मुझे लगा जुड़ना चाहिए और आज आप सबको सुनना चाहिए मुझे इसके अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद सर। हमारे कोई और मित्र कुछ कहना चाहें? बहुत सारी जगह से जुड़े हुए हैं। हाँ सर, जयवीर सिंह बोल रहा हूँ पूना से जी। सर मेरा एक सवाल है कि जैसे व्हाट्सएप बहुत अच्छी तकनीकी है हमारे पास, लेकिन कोरोना काल में इसने कहीं ना कहीं मानवता को भी धूमिल किया है। क्योंकि जो स्टेटस है इसके अंदर, जैसा कुछ चीजें तकनीकी तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजें उनमें ऐसा लगता है कि जैसे व्हाट्सएप में स्टेटस को हटा दिया जाए, क्योंकि स्टेटस एक अपना खुद का अधिकार है, मैं कैसे क्या लगाऊंगा। लेकिन अगर व्हाट्सएप पर मैं आपको मैसेज भेजूंगा तो मैं 10 बार सोचूंगा कि संजीव सर के पास भेजूं, उन्हें अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। तो ऐसी चीजों पर अगर ध्यान दें, क्योंकि मैंने खुद देखा है कोरोना काल के अंदर ऐसे स्टेटस थे, मानवता मरी हुई थी। एक तरफ ट्रेन के नीचे लोग मर रहे थे, दूसरी तरफ फलों के डिजाइन और केक मुंह को लगे हुए, ये ऐसे आए थे। क्योंकि स्टेटस के ऊपर मैं जो बात कर रहा हूँ, सिर्फ स्टेटस, बाकी व्हाट्सएप रहना चाहिए। धन्यवाद सर। जयवीर जी, मुझे लगता है ये आपको ही नियंत्रण करना पड़ेगा। अब हालात तो ये हैं, हमारी एक बहुत सीनियर मीडिया टीचर थी जिनका संयोग से बर्थडे आज ही था। 1 साल पहले उनकी डेथ हो गई। आज मैं देख रहा हूँ उन पे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ आ रहा है। हमें पता ही नहीं है कि हम जिनको हैप्पी बर्थडे लिख रहे हैं वो व्यक्ति जीवित हैं नहीं है, हम क्या लिख रहे हैं। तो ये विवेक तो मुझे लगता है इसमें व्हाट्सएप का तो कोई दोष नहीं है। आप स्टेटस हटा दें नहीं हटाएं उसका फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो स्टेटस लगाता हूँ, जैसा आज का इवेंट था स्टेटस पर लगाया, मुझे कम से कम 10-12 लोगों ने कहा कि हम जुड़ना चाहते हैं, लिंक भेज दीजिए। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा भी है।
और अब किसी की मृत्यु हो जाए और तब भी आप उस पर फिल्मी गानों के वो अपडेट डालेंगे, तो ये मुझे लगता है कि अपनी ही मूर्खता झलकेगी वहां। आप स्वयं देखें कि उस ग्रुप में किस तरह का माहौल चल रहा है। यदि शोक का है, अब शोक में भी हम RI पे लिख रहे हैं। अरे किसी के परिवार में इतनी बड़ी दुखांतिका हुई है, आप 2 लाइन तो कम से कम सांत्वना के लिख दीजिए। आपका हैप्पी बर्थडे HBD में रह गया है। तो ये मुझे लगता है कि ये स्वयं आपको ही तय करना पड़ेगा। आपसे मेरा मतलब इंडिविजुअल हमें ही तय करना पड़ेगा कि हम इस माध्यम का किस तरह से उपयोग करेंगे। इस तरह की संक्षिप्त भाषा आप अपने ही व्यक्तित्व का प्रदर्शन करेगी सामने वालों के उसमें। तो संजीव जी, एक बात हो गई, आजकल तो लोग पति पत्नी में विश पास बैठे हैं। एक हाँ। मैं अभी हाल ही में देखा किसी की पत्नी को बहुत अच्छा इनाम बहुत सारे मिले किसी संस्था की तरफ से, तो पति उसको मैसेज कर रहा है, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। भाई बधाई तो आप पास बैठे हो, मिलके दे लो, हाथ मिला के दे दो, बात करके दे दो, रूबरू दे दो। पति पत्नी भी आपस में एक दूसरे को बधाई अगर उसके जरिए देने लगे तो बड़ी बात। और वो तो जोक है ना कि परिवार के सभी सदस्यों को मिलना है तो आप वाईफाई का स्विच ऑफ कर दीजिए। तो जैसे ही वो नहीं, स्विच बंद नहीं, होगा, आपके यहाँ आना बंद कर देंगे लोग बात फिर। सही बात है। आते ही पहले लोग पूछते हैं कि आपका ये वाईफाई का पासवर्ड क्या है, पासवर्ड क्या है। होटल में जाएंगे सबसे पहले पासवर्ड क्या है। तो ये तो खैर एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, नहीं लेकिन है मतलब दे लिमिट एक विवेक स्वयं को ही तय करना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा। हाँ चलिए, और कोई हमारे मित्र जो कहना चाहें। डॉक्टर अर्चना भारती, आपने कुछ लिखा है, आप कहना चाहें तो आप अपना वीडियो ऑन कीजिए और सीधे कुछ संवाद करें तो अच्छा रहेगा। डॉक्टर प्रज्ञा कौशिक को भी मैंने देखा था, यदि वो भी सुन रही हो बात हमारी तो कुछ कह सकती हैं, जिनको मैं जानता हूँ, मतलब पहचान पा रहा हूँ। प्रज्ञा जी, हाँ, हिसार से हैं। सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग फॉर द क्वेश्चन भी नहीं कहूंगी सर। जो आप बात कर रहे थे संजीव सर, जो हम 2 मोबाइल हाथ में लेंगे और एक दूसरे की बात जान जाएंगे, वो भी अब स्टार्ट हो ही गया है एक मेटावर्स के रूप में, जहां पर आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो भी आपको पता लग जाएगा। एक दिमाग और एक सोच ही अपनी थी, उस पर भी कंट्रोल हो रहा है। और जो हम अभी बात कर रहे थे कि हम जो भी फोन पे बात करते हैं, सर्च करते हैं, वो सब हमें ऑल अदर मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाता है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द एल्गोरिदम। आवर डिजिटल फुटप्रिंट्स आर बीइंग फॉलोड। जो भी प्रिंट कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, और सिमिलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू विल फाइंड ऑन ऑल अदर मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और एक सर जो आप कहते हैं हमारा मोबाइल भी सुनता है, तो ये डिजिटल सेफ्टी पर मैं काफी वर्कशॉप्स और लेक्चर्स जो ले रही हूँ, उसके दौरान मैंने जो बच्चों के साथ और स्टूडेंट्स के साथ जो इंफॉर्मेशन शेयर की और उनसे भी उनके भी एक्सपीरियंसेस जो शेयर किए, उसके लिए एक मोबाइल सेटिंग का जो हमारे फीचर है, अगर हम उस पे जाएं तो फोन आप किस ऐप को चाहते हैं कि वो आपकी बात सुने तो उसको अलाउ कर सकते हैं, बाकियों को ना करें। तो बहुत सारे फीचर्स हैं। मुझे लगता है बहुत से हम लोग हैं जो हमने अपने मोबाइल फोन की सेटिंग को भी अभी ढंग से शायद नहीं एक्सप्लोर किया है। सुनने से लेके लोकेशन का पता करने से लेके एवरीथिंग वी कैन कंट्रोल। तो बहुत कुछ हमारे हाथ में है, अगर एक बार हम सेट करें। ये डिजिटल सेफ्टी का ही एक स्टेप है जो हम सब इसे फॉलो भी कर सकते हैं। So this is all about today. नहीं संजीव जी, एक कविता सुनी होगी आपने, एकदम किसी बहुत पुरानी है, हम छोटे से, एक पोल खोलक यंत्र के नाम से, आपको ध्यान है? वो कोई कविता कहते थे कि आप बाद में आके मिलने गए तो ऊपर से कुछ व्यवहार कुछ अलग तरह का, मन में कुछ भाव आ रहे हैं, वैसा होता था। पर एक पोल खोलक यंत्र, इस नाम पता नहीं ओम प्रकाश आदित्य की थी या पता नहीं किसी की थी, अच्छी थी। वो सच हो रहा है। पोल खोलक यंत्र हो गया। मुझे तो लगता है जी की बात सुन के डिजिटल सेफ्टी और डिजिटल बिहेवियर पे भी कोई ना कोई एक वेबिनार की जा सकती है जिसमें ये सब चीजें। आई थिंक वी शुड कंडक्ट दिस आल्सो। और बहुत सारे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जो इस दौरान हमें मिले हैं। और सिर्फ मोबाइल की सेफ्टी, मोबाइल की सेटिंग नहीं है, आपके ऑल अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सेटिंग्स है। तो एटलीस्ट हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सब कुछ हमारे हाथ में है।
बिल्कुल। अगर हम ही सोचेंगे, जैसे सर आप एग्जांपल दे रहे थे कि एटलीस्ट इतना तो पढ़ लें कि वो पोस्ट किससे रिलेटेड है, तो इतना तो हमें अपनी लाइफ में टाइम देना ही पड़ेगा, या फिर उसको आप रिएक्शन ही ना दें, इट इज बेटर। मैडम रिएक्शन का तो ये हाल है मैडम कि एक ही सेकंड में हम व्हाट्सएप के एक ग्रुप में ये लिख रहे होते हैं विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, और दूसरे ही ग्रुप में हम तुरंत ये लिख रहे होते हैं कि ईश्वर आपकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मतलब एक तरफ हम बधाई दे रहे होते हैं, एक तरफ हम शोक प्रकट कर रहे होते हैं, तो इतना अजीब लगता है वो, लेकिन हमको करना पड़ता है वो। सर ओमनी प्रेजेंट हो चुके हैं हम लोग हर ग्रुप में, हर सोशल मीडिया। एक और जो बड़ी समस्या मनुष्य जाति के साथ घटित होने जा रही है, सामने दिख रही है, प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है, दिस इज द राइटिंग ऑन द वॉल, कि एक समय था जब मैं छोटा था, उस समय कहते थे 35 साल में दुनिया बदल जाती है, अभी लगभग कहते हैं कि 20-25 साल में बदल जाती है। एक दिन ऐसा होगा विद द एक्सपोनेंशियल वे द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग डे बाय डे, न्यू एडिशन इज every time you found a new edition। एक दिन ऐसा होगा कि आदमी रात को सोएगा, सब कुछ अपडेट होकर इस शांति के साथ, इस संतोष के साथ कि भाई मैंने सब कुछ जान लिया, सब कुछ पढ़ लिया, और सुबह जब होगी और उठेगा तो दिखेगा कि दुनिया बदल चुकी है। कुल मिलाकर वो हमेशा समय से पीछे ही रहेगा, अपने आप को पिटाया हमेशा अपने आप को पीछे ही पाएगा, और इस तरीके से इरिटेटेड फ्रस्ट्रेटेड मानव का निर्माण अवश्य संभाली है, ये होके ही रहेगा। सर इन दैट केस हम डिजिटल वेलबींग की बात करते हैं, मैंने इस पे भी बहुत मतलब इंटरेक्शंस हुआ है, लेक्चर्स हुए हैं। अल्टीमेटली दिस इज ऑल इन आवर हैंड्स, हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू वर्क ऑन आवर डिजिटल वेलनेस। और वेलनेस पे और ऑफलाइन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो उस पे तो हमें समस्या यही है मैडम, ये ऐसा जिन्न है कि बाहर आ जाता है तो फिर कंट्रोल नहीं होता। एल्बर्ट आइंस्टीन ने जब ये कहा था E बराबर mc², एनर्जी मास इक्विवेलेंस दिया था, तो किसी ने ये पूछा भाई साहब आपको पता है आप क्या बोल रहे हो, एक एटम के अंदर इतना ऊर्जा है, तो किसी दिन तो कोई आदमी परमाणु बम बना देगा। तो उसने कहा नहीं ये नहीं होगा, ये तो सिर्फ थ्योरेटिकल है, ये प्रैक्टिकली थोड़ी ना होगा। और एल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन काल में ही बम बन भी गया, हिरोशिमा नागासाकी में फूट भी गया, लाखों लोग मारे भी गए। ये ऐसा जिन्न है मैडम। अगर आप एक लोटे पानी को इवेपोरेट कर सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी का ही तो क्वेश्चन है, आप पूरे समुद्र को भी कर सकते हैं। तो ये जो पागलों के हाथों के अंदर जो इतना बड़ा मोबाइल दे दिया, ये जो मोबाइल है जिसके अंदर मेरे पास मोबाइल है, उसके अंदर 8 GB रैम है। इस रैम के साथ नासा ने आदमी को चांद पे भेज दिया था उस समय 1969 या 64 में, जो भी ईरा था, उस समय पूरी नासा की रैम ही 6 GB थी। आज एक छोटे से बच्चे जिसका मस्तिष्क भी पूरी तरह से डेवलप नहीं है, उसके पास 6 GB की रैम है, वो क्या कर सकता है। और हम सभी जानते हैं कि मनुष्य इतना कमजोर आदमी है, और ये सारे बम कहते हैं कि इतने बम बन गए हैं कि 17 बार धरती को समूल रूप से नष्ट किया जा सकता है। तो मेरा ये मानना है कि बहुत अच्छी बात है, ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लेकिन एक अलार्मिंग स्टेज तो है मैडम, हमें बहुत सारी चीजें घटित होते हुए दिख रही है, और इतिहास इस बात का गवाह है, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो। और हमें यह भी पता है कि कैसे नाजीवाद के बाद और कैसे हिटलर और मुसोलिनी जैसे मूर्ख लोगों ने भी बड़ी से बड़ी सत्ता को अपनाया और सारी दुनिया को जो है वो तबाही के रास्ते पे कर दिया। तो पता नहीं इस धरती के अंदर कहाँ पे अभी कौन सा हिटलर और मुसोलिनी पैदा हो रहा है जो सबको इस विध्वंस के रास्ते पे जोड़ देगा। सर आपका वो बंद माइक संतोष जी, एक बात मैं कह रहा था आपसे और सभी के लिए भी है, दो चीजें कह रहे हैं। एक तो आप नोआल हरारी की किताब आपने पढ़ी होगी, एक तो वो जरूर पढ़िए, इजरायली होकर दुनिया कैसी होने वाली है उसका बड़ा अच्छा चित्रण है, वो देखिएगा बाद में। दूसरा ये जो आप कह रहे हैं प्रकृति का, आज कितना भी मनुष्य प्रकृति कर ले, प्रकृति ने जो दी है बातें उसका 0.00001% भी हम नहीं कर पाए हैं आज तक। तो इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि प्रकृति से मनुष्य बड़ा हो जाएगा। प्रकृति की प्रदत्त चीजें हैं, उनके मुकाबले में मानव कितना भी तकनीकी विकास कर ले, उसके मुकाबले में कहीं कुछ नहीं है। मतलब ब्रह्मांड में पृथ्वी पर मानो दुनिया में देश में शहर में हम हो, और हमारे बाद में ये बात है कुछ भी नहीं है अस्तित्व। ये जिस दिन समझ में आएगा ना इंसान को, तब जाके वो बेहतर व्यवहार कर पाएगा। अभी अपने आप को प्रकृति का विजेता समझ लेता है, तभी सारी समस्या हो रही हो वाली सारी। हमने इतना विज्ञान का निर्माण कर दिया है, हमारे पास इतनी तकनीक आ गई है कि हम प्रकृति को कैसे खराब कर सकें।
अच्छा तो हाँ, नहीं हाँ। कर रहे हैं, ये लग रहा है कि हम प्रकृति को सुंदर बना रहे हैं, शहरों का निर्माण कर रहे हैं, ये कंक्रीट के जंगल है, पूरी प्रकृति को तबाह कर रहे हैं, हम जंगलों को तबाह कर रहे हैं। तो हमारे पास फिलहाल तो इतना ही ज्ञान है कि किस तरीके से सुयोजित ढंग से हम प्रकृति को तबाह करें, प्रकृति को अच्छा कर दें, वो तो टेक्नोलॉजी नहीं आ पाएगी हमारे पास। प्रकृति को तबाह जब करेंगे ना, प्रकृति आपको, मनुष्य जाति को वो तबाह कर देगी। उसका आप देखिए ना, क्लाइमेट चेंज वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें, कहाँ क्या स्थिति हो गई लोगों की। तो इसलिए प्रकृति को तबाह करने की जो सोचते हैं ना, वो खुद की तबाही का रास्ता निकाल रहे हैं उसके अंदर से। ये शायद हम लोगों को सबको जितना याद रखे। संजीव जी, चलिए बहुत लंबी चौड़ी डिबेट है, आगे चलिए। चलिए अब एक आध कोई और बात करना चाहें अपनी, वो अभी किन्हीं मित्र ने हैंड रेस किया है, नाम मैं नहीं पढ़ पाया, उससे निकल गया। कोई बात कहना चाहे तो वीडियो ऑन करें। और मनीष तेहरान जी, वो भी शायद कुछ लिखा था उन्होंने। नहीं, कोई नहीं कहना चाहते हैं। चलिए अब इसको अपन समापन की ओर ले जाते हैं। डॉक्टर उषा साहनी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें। डॉक्टर उषा साहनी। I was listening to everything while driving. It was so wonderful to listen to Bhanavat sir, Rajendra Bhanavat sir once again. And undoubtedly all these speakers, wow, it was vibrant. Santosh ji, बीच में अपनी कविता जब आप बोल रहे थे, I was actually impressed that, okay, fine, this, genre is also there with the talk that you were delivering. Plus to that, of course, Jyoti ji मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहे, शायद वो बोल के हटे हैं. So the way she has communicated everything in a very practical manner, that was again fun, very fantastic. Tulika ji, आपका नाम देख के I was so feeling affection because I had a very close friend of mine whose name was Tulika. So I was giving all ears while commuting also कि आप अभी क्या बोलने वाले हो. But then you have touched all those aspects which are really, really concerned with the real life. So all the three speakers of today, they were brilliant. So I would thank all these three speakers along with Professor Bhanavat, who is the main pillar behind this entire series of national webinar under the umbrella of communication today. Plus to that, of course, all these people who have given the observations. Dr. Pragya, I can see you, the way you were contributing about the algorithm and all, that was wonderful because, yeah, the way Professor Bhanavat said that, wow, this is the thing which is actually giving a kind of, interest that how we people are getting trapped also, that the mobile is understanding what we are looking forward for and how things are being, caught for us, whatever we are checking. But then, yes, technically the algorithm is there, which is there in the personal life also, that when we start selecting some particular kind of restaurants or kind of books or anything, so that thing is parallelly happening on this social platform as well. Probably one or two people more there who have given their observation. Jaiveer Singh, okay, आपने video on कर लिया. So even he has asked the question, and the way the intensity was there to listen to the discussions, that was worth appreciation. And of course Prithvi, who is here, who takes care of the entire technical background and stuff, I thank her also. And concluding my vote of thanks, I would say thanks once again to the social platform, this social space, social society, all those terms that the speakers were using at this moment, that because of this kind of adjustment, this kind of facility, we all are there in all these sorts of windows, and we are able to connect to each other and express whatever we are feeling and understanding. So wish you all very best for the entire forthcoming endeavors of everybody, and thanks a lot. And handing over to Professor Bhanavat to talk about the things, that how we are circulating all these videos and everything, the talks of our speakers. Hope you are not driving, Usha. Are you driving yourself? Sir, नहीं सर, अभी रुक गई थी. तब ठीक है. I was worried that if you're driving, then you should not be talking. I was driving. During the entire time I was driving. Santosh ji, आप drive. Hey, Santosh ji, if you are being driven, it is okay. But if you are driving yourself, let us restrain ourselves. चलिए साहब, अपन इसको समाप्त करें. उसके पहले एक दो सूचनाएं.
मेरी तरफ से भी आभार। डॉक्टर उषा साहनी हमारी इस सीरीज के साथ शुरू से जुड़ी हुई हैं और बेसिकली इनसे भी मेरा संवाद सोशल मीडिया के थ्रू ही एक तरह से शुरू हुआ था। जयपुर में एक छोटी सी मुलाकात थी, तो देखिए किस तरह से परिचय का संसार बढ़ता है, ये भी एक इसका उदाहरण है। और फिलहाल आप मेरठ में शहीद मंगल पांडे पीजी गर्ल्स कॉलेज, वहाँ अंग्रेजी की व्याख्याता हैं। डॉक्टर पृथ्वी सेंगर जो हमारी टेक्निकल सपोर्ट कर रही है, और विशेषकर जो सारे सर्टिफिकेट्स हैं, अभी पिछले 2 जो हमारे वेबिनार्स हैं उनके सर्टिफिकेट गए नहीं है, तो वो दोनों और ये वाला तीनों जैसे ही उनको समय मिलेगा, वो इस समय मेरठ की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, IITM यूनिवर्सिटी, वहाँ पढ़ा रही हैं। तो वो भी हमारे साथ शुरू से जुड़ी हुई हैं, तो मैं इन दोनों के प्रति भी आभारी हूँ उनके उस सक्रिय सहयोग के लिए। और जो अपनी अगली वेबिनार है वो 30 मई को है। 30 मई पत्रकारिता की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। इस दिन हिंदी का पहला अखबार छपा था, 30 मई 1826 को कलकत्ता से उतंत मार्तंड। तो हर साल हम कुछ न कुछ आयोजन रखते हैं। अब की बार हमने रखा है हिंदी पत्रकारिता किधर, और इसमें 3 संपादकों को बुलाया है हमने, क्योंकि संपादकों की अपनी बड़ी भूमिका है। तो एक तो रायपुर से हैं बाबूलाल शर्मा जी, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अमृत संदेश वहाँ का एक प्रमुख पत्र था, उसके वो संपादक रहे, संपादकीय सलाहकार हैं अभी। और एक दैनिक हिंदुस्तान है दिल्ली में, हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स उनका अंग्रेजी में है उस ग्रुप का, और हिंदुस्तान हिंदी में है। उसके जो एडिट पेज के इंचार्ज हैं श्री ज्ञानेश उपाध्याय, जयपुर भी रहे बहुत समय तक राजस्थान पत्रिका में, वो इस समय हिंदुस्तान के साथ हैं। और एक मेरे ही PhD स्कॉलर हैं जो धनबाद का जो जागरण संस्करण है वहाँ का, उसके भी एडिटर हैं वहाँ। तो इन तीनों को हमने बुलाया है कि संपादक किस तरह से इस पत्रकारिता, क्योंकि संपादकीय संस्था के अवमूल्यन की बात हर व्यक्ति करता है आजकल, तो हमने तीनों संपादकीय प्रभारी के साथ शाम 5:30 बजे हिंदी पत्रकारिता किधर इस विषय पर हम संवाद करेंगे। ये पूरी चर्चा YouTube पर रिकॉर्ड की जा रही है और इसको हम YouTube पे अपलोड करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस YouTube की जो रिकॉर्डिंग है इसको अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आप अपने कमेंट्स लिखें, सुझाव दें, ताकि हम इस अभियान को और आगे बढ़ा सकें। और आप बेंगलोर में हो, जयपुर आ गए संजय? अभी बेंगलोर हूँ साहब, जयपुर कुछ दिन के लिए आया था, कोई सेमिनार थी, बाकी अभी बेंगलोर हूँ। इसमें ये पता ही नहीं लगता मोबाइल में कहाँ से हो, इधर उधर हो। नहीं, वो यदि फोन बिजी आ रहा होगा या आएगा तो वो कन्नड़ आवाज आ जाएगी, तो पता चल जाएगा कि जयपुर में नहीं है। तो बस आपसे ये अनुरोध है कि इसको शेयर करें, उस अभियान को आगे बढ़ाने में, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें आप। इन्हीं उम्मीदों के साथ एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।